पे कुल देखें तो हमारा जो यूनिट 10 है, करीबन उसमें 14 रचनाएँ हैं। अब उसमें एक रचना सबसे पहले आप ये देखो, अरे यायावर रहेगा याद, ये आपके सिलेबस में लगा है और ये अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया अरे यायावर रहेगा याद। अब आप थोड़ा-सा चैप्टर को इस तरीके से ध्यान से देखते चलो क्योंकि सारी चीज़ें ले ली गई है ना, कहीं से भी कुछ पूछ रहे हैं। तो अरे यायावर रहेगा याद क्या है? एक तो ये यात्रा संस्मरण है, तो इस तरीके से यात्रा संस्मरण है ना, प्रकाशन का दिया है। यहाँ पे इसके संस्करण भी अलग-अलग आए हैं 53, 75, 15 में ये इस तरीके से अलग-अलग संस्करण इसके निकले हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए, अरे यायावर रहेगा याद में से कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है? सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यात्रा संस्मरण में ये लिखा गया है, याद कसक बन जाती है और समर्पण के शब्द उत्साह से रीत जाते हैं, पर कुछ साथ चलने वाले साथ रहते हैं, चाहे उनका नाम नहीं लिया जाता। इस प्रकार कदाचित कलाकार अपनी कला में तुम्हारी अभिव्यक्ति कर सके। ये पंक्तियाँ दे दी जाएँगी कि कहाँ से है, तो ये आपके अरे यायावर रहेगा याद यात्रा संस्मरण अज्ञेय जी का है। वहाँ पे याद के संबंध में बताया गया है कि याद कसक बन जाता है और समर्पण के शब्द उत्साह से रीत बन जाते हैं और इस तरीके से हम अपनी कला में तुम्हारी अभिव्यक्ति कर सकें। अब यहाँ पे 5वें संस्करण की भूमिका करके दिया गया है, तो हम देख लेते हैं इसमें क्या है। अरे यायावर रहेगा में 5वें संस्करण की भूमिका में बताया गया है कि ये जो पुस्तक का है, ये 5वां संस्करण दूसरा संवर्धित संस्करण का पुनर्मुद्रण है। ये तो हर नया संस्करण लेखक के लिए संतोष का विषय हो सकता है, पर अरे यायावर रहेगा याद की बढ़ती हुई लोकप्रियता यदि इस बात का संकेत है कि पाठकों में अपने देश को एक समग्र इकाई के रूप में पहचानने की उत्सुकता बढ़ रही है, तो मेरे लिए विशेष सुखद बात है। भ्रमण या देशाटन केवल दृश्य परिवर्तन या मनोरंजन ना होकर सांस्कृतिक दृष्टि के विकास में भी योग दे। आप पता है इसमें कहाँ कंफ्यूज करेंगे? संस्कृति के 4 अध्याय में। वहां से अगर ये पंक्ति देगा तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे एक आ गया क्योंकि अरे यायावर रहेगा याद है, एक यात्रा के दौरान वो संस्मरण लिखा गया है, अज्ञेय जी ने लिखा है। और जब संस्कृति के 4 अध्याय में भी आप देखेंगे अपने कल्चर के बारे में बहुत डाइवर्सिफाइड किया गया है। अभी हम लोग बहुत डिटेल में उसको देखेंगे। तो यहाँ पे अभी तक जो पंक्ति लगा है कि पूछा जा सकता है वो यही है कि भ्रमण या देशाटन केवल दृश्य परिवर्तन या मनोरंजन नहीं है, ना होकर ये क्या है, एक तरीके से सांस्कृतिक दृष्टि के विकास में भी योग दे। यही उसकी वास्तविक सफलता होती है। अपने यात्रा संस्मरणों में मेरा ये प्रयत्न रहा है कि उन यात्राओं के मेरी होने की बात उन्हें तात्कालिक तात्कालिक अनुभवों की प्रामाणिकता और टटकापन देने के लिए सामने आए, नहीं तो वे वृत्तांत एक समग्र दृष्टि को उभारने में ही योग दे, जिससे भविष्यत यात्री अपने अपने अनुभव को और समृद्ध बना सके। तो एक तो इन्होंने भ्रमण या देशाटन के संबंध में बता दिया है कि सिर्फ मनोरंजन से मत जोड़िए, उसको कल्चर से जोड़िए, वही उसकी सफलता है। और यही प्रयत्न इन्होंने किया है ताकि आपको उनके अनुभव की प्रामाणिकता मिल सके। और इस तरीके से भविष्यत यात्री जो आने वाले यात्री हैं, वो अपने-अपने अनुभव को और समृद्ध बना सकें, ऐसा अज्ञेय जी का ये जो है संस्मरण इन्होंने लिखा, तो ये उद्देश्य रहा है। अब यहाँ पे इनके दूसरे संस्मरण की भूमिका में लिखा है कि किसी भी पुस्तक के नए मतलब मांग है, डिमांड है तो एक प्रीतिकर आश्चर्य की विषय होती है, लेकिन कुछ पुस्तकों के दूसरे संस्करण की संभावना से एक असमंजस की स्थिति हो जाती है क्योंकि क्या पुस्तक पुरानी हो गई? क्यों संशोधन की ज़रूरत पड़ती है? ऐसा सब कुछ। अरे यायावर रहेगा याद कुछ वर्षों से अनुपलब्ध थी, पुनर्मुद्रण के बारे में स्वयं कुछ यूँ भी उदासीन रहता हूँ और कुछ-कुछ नए काम उठाते रहने के कारण इधर ध्यान देने का अवसर भी नहीं बनता है। लेकिन इस पुस्तक के बारे में 2-3 बार याद दिलाए जाने पर ये सारे प्रश्न हमारे सामने आए। प्रस्तुत पुस्तक के यात्रा संस्मरणों में स्थानों का जो ब्यौरा दिया गया है, कुछ तो वो पहले प्रकाशन के समय ही पुराना पड़ गया था। कुछ यात्राएँ पिछले महायुद्ध के पहले की थी। पुस्तकाकार प्रकाशन स्वाधीनता प्राप्ति के बाद हुआ। देश के विभाजन से पुस्तक के पहले ही लेख मतलब देश विभाजन यानी 1947 से पहले ही बताया गया है कि ये जो पुस्तक है उसमें जो पहला ही लेख है परशुराम से तुर्कम, उसमें जो वर्णित यात्रा पथ है यानी यात्रा जो रास्ता बताया गया है, उसका एक बड़ा भाग देश से कट गया था। क्या बताया गया है? क्योंकि पार्टीशन हुआ और पार्टीशन से पहले लेख में ये यात्रा है, अभी वो देश से कटा हुआ है। अब देश की मर्यादा रेखा खैबर पार से सिकुड़कर अमृतसर, लाहौर कल ही अभी हमने बताया था अमृतसर, लाहौर का ज़िक्र किसमें आया था? किसी को याद आ रहा है? अमृतसर, लाहौर से अमृतसर जेल ट्रांसफर की बात तुरंत याद आ रहा है? किसकी भूमिका में था? शेखर एक जीवनी, क्योंकि शेखर एक जीवनी में क्या बताते? 1 महीने के बाद बताए थे और ट्रांसफर कहाँ से? लाहौर से अमृतसर जेल की बात। और देखिए यहाँ पे भी सेम चीज़ आया, अमृतसर, लाहौर का ज़िक्र आया है।
यहाँ पे कह रहे हैं कि खैबर पार से सिकुड़कर अमृतसर लाहौर के बीच आ गई थी। एक बड़े भूकंप के कारण वो पहाड़ ही धँस गया था, जो ब्रह्मपुत्र का आवर्त बनकर परशुराम कुंड को आकार देता था। इसी तरह की कुछ और बातें भी हुई थी जिनका उल्लेख पहले संस्मरण में जोड़ दिया गया था, लेकिन तब से अब तक और भी कई महत्वपूर्ण बातें हो गई हैं। पूर्वी अंचल में प्रशासनिक पुनर्संगठन से कई नए प्रदेश बन गए हैं। तो पूर्वी अंचल देश के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ पे प्रशासनिक पुनर्संगठन हुआ, उससे कई नए प्रदेश बन गए हैं। अब वहाँ पे अरुणाचल, मेघालय, नागादेश, नागालैंड, मिजोरम, हिमालय, इनमें नई सड़कों का जाल बिछ गया है और किसी ज़माने की मौत की घाटी अब पक्की सड़क के कारण साधारण सैरगाह बन गई है। और वैज्ञानिक शोध के संदर्भ में कहते हैं कि जब उस अभियान का स्मरण मैं करता हूँ, जिसका मैं एक सदस्य था, तब शोध के तत्कालीन उपकरणों पर हँसने का मन होता है। मतलब अंग्रेज यहाँ पे शोध कार्य हेतु गए थे और कहते हैं कि एक कॉस्मिक किरणों की खोज के लिए हमारा तोते का पिंजरा, विद्युत दर्शक और हमारी किरमिच की नाव। तो किन-किन 3 चीज़ों का ज़िक्र हुआ है, ये लोग गए थे जब उपकरण लेके वहाँ पे अभियान पे। तोते का पिंजरा, विद्युत दर्शक और हमारी किरमिच की नाव कॉस्मिक रेडिएशन के खोज के लिए। और कहाँ आज के अंतरिक्ष यान, मतलब आज का अंतरिक्ष यान कुछ ज़्यादा एडवांस हो गया है और माप ही नहीं, माप का विश्लेषण भी करने वाले अब स्वयं चालित यंत्र है। लेकिन इन लोगों को उस समय तोते का पिंजरा, विद्युत दर्शक और किरमिच की नाव ये सब लेके जाना पड़ा था। लेकिन स्पष्ट है कि अरे यायावर रहेगा याद जैसी पुस्तकों को उनसे मिलने वाली भौगोलिक अथवा प्रादेशिक जानकारी के लिए नहीं पढ़ा जाएगा। ऐसे यात्रा संस्मरण टूरिस्ट गाइड का स्थान लेने के लिए नहीं लिखे गए और न पढ़े जाते हैं। ऐसी पुस्तकों में प्रस्तुत ब्यौरा जो होता है, वो एक व्यक्ति की यात्रा का ब्यौरा होता है और वो यात्रा जितनी बाहरी होती है, उतनी ही भीतरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये आप एक टूरिस्ट के तौर पे नहीं इस्तेमाल करेंगे किताब का। ये यात्रा जितनी बाहरी है, उतनी अंदर की, भीतरी भी है। यात्रा का विवरण जितना स्थूल भू-विस्तार से जुड़ा हुआ है, उतना ही ये सूक्ष्म मानसिक भूगोल से भी जुड़ा है। टूरिस्ट गा एक चीज़ और भी बताया है कि टूरिस्ट गाइड के सहारे अनेक व्यक्ति क्या होते हैं, एक ही यात्रा करते हैं। लेकिन जब आप यात्रा संस्मरण पढ़ते हो, उसके सहारे की गई प्रत्येक पाठ की यात्रा भी उतनी ही विशिष्ट होती है, जितनी लेखक की यात्रा रही है। और प्रत्येक के लिए संस्मरण लेखक के मानस में प्रवेश करना ज़रूरी है। यही इस तरह की यात्रा संस्मरणों की रोचकता का आधार है और मुझे आशा है कि तथ्यों की दिशा से कुछ पुराने पढ़ गए इन लेखों की यात्राएँ आज भी रोचक होंगी और उन यात्राओं के निमित्त से पाठक जो मानस यात्रा करेगा, उनमें लेखक का सह-यात्रित्व उसे प्रेरित कर लगेगा। इस तरीके से और कुछ भी और बताया जैसे पहले संस्करण में बता रहे हैं कि जो चित्र थे वो कहीं अधिक थे, कागज़ और छपाई की तत्कालीन स्थिति भी वो चीज़ तो संभव थी, पर चित्रों की छपाई उतनी अच्छी उस समय नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। लेकिन अब कैसे है धीरे-धीरे आया तो उसमें सुधार किया गया और मतलब ये चीज़ है महत्वपूर्ण बातें और निकल के आई बस ये चीज़ इनके उसमें था। बाकी सेम चीज़ है। हाँ, एक चीज़ और इन्होंने बताया कि यहाँ पे एक तो आपने देखा कि जो छपाई उतनी अच्छी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी, तब आशा थी कि नए संस्करण में इसका सुधार करेंगे, लेकिन उनमें से कई चित्र अब मेरी पहुँच के बाहर हो गए हैं। फिर प्रकाशन व्यवसाय की आज की स्थिति के कारण चित्र कम भी पड़ने लगे। फलतः इस संस्करण में चित्र और इसके संख्या में कम है और बात की यात्राओं के भी है, लेकिन प्रयत्न किया गया है कि चित्र अब अच्छे हों। अंत में एक नया लेख भी जोड़ा गया है, तो इसमें अंत में एक नया लेख इन्होंने क्या जोड़ा है, सागर सेवित मेघ मेखलित। एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने जोड़ा है, सागर सेवित मेघ अस्खलित। जब से स्वतंत्र रूप से यात्रा करना संभव हुआ था, तभी से आकांक्षा थी कि पूरे देश को पूर्व से पश्चिम तक, दक्षिण से उत्तर तक देखूं। परशुराम से तुर्कम की यात्रा से पूरब और पश्चिम के कुलाबे तो मिला लिए थे, पर उत्तर दक्षिण के छोर मिलाने की आकांक्षा की और प्रेरणा मिली। अंततः वो यात्रा भी हो गई और फौजी कानबाई के सहारे नहीं, स्वेच्छा से निर्धारित पथ और गति से। उसका ब्यौरा भी उतने ही विस्तार से दे सकता जितने विस्तार से संग्रह की पहली यात्रा का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है और उसमें भी मनोरंजक प्रसंगों की कमी नहीं थी। लेकिन दूसरे संस्करण में जोड़े गए नए लेख के लिए उतना स्थान नहीं है, इसलिए लेख ने पूरे यात्रा वृत्तांत का रूप नहीं लिया, केवल एक चौखटा प्रस्तुत किया है जिसमें से उस यात्रा का अवलोकन किया जा सकता है। यात्रा संस्मरणों में वृत्तांत प्रस्तुत करने का ये ढंग नया भी और बहुत पुराना भी है। इस तरह पाठक के लिए भी यह नयापन और पुरानापन दोनों होंगे। स्वयं मेरे लिए भी है। पुरानेपन में भी नयापन इस दृष्टि है कि तीर्थयात्री की धर्म भावना का स्थान मिथक के अन्वेषी की विस्मय भावना ले लेती है। आज मैं आराम कुर्सी में बैठे-बैठे इन पुरानी यात्राओं को नई कर ले सकता हूँ और पुरानी यात्राएँ मिथक के सहारे दोहराई जाकर भूगोल के आयाम में ही नहीं, इतिहास के आयाम में भी अग्रसर हो रही हैं। देश को ही नहीं नापती, काल को भी नापती। हो सकता है कि एक समय ऐसा भी आए जब मेरी यात्राएँ अगत्या आराम कुर्सी तक ही सीमित रह जाए, लेकिन अभी वो समय नहीं आया। अभी मिथक के सहारे का उल्लेख इसीलिए कर रहा हूँ कि वह यात्राओं का एक नया आयाम है।
और इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने एक यहाँ पे जो यात्रा संस्मरण है वो समाप्त होता है। ठीक है, और कुछ इसमें नहीं है। तभी काफी संस्मरण एक तरीके से देखे तो 10 मिनट का था, बड़ा ही था। अब यहाँ पे देखिए एक ये भी आया हुआ है जहां से क्वेश्चन आ सकता है। पार्श्वगिरि का नम्र चीड़ों में डगर चढ़ती उमंगों सी, बिछी पैरों में नदी ज्यों दर्द की रेखा। तो ये पंक्ति पूछा जा सकता है ये कहाँ से आया हुआ है। पार्श्वगिरि का नम्र चीड़ों में डगर चढ़ती उमंगों सी, पीछी पैरों में नदी ज्यों दर्द की रेखा, बेहद शिशु मौन नीड़ों में मैंने आंख भर देखा, दिया मन को दिलासा, पुनः आऊंगा भले ही बरस दिन अनगिन युगों के बाद। क्षितिज ने पलक सी खोली, तमक कर दामनी बोली, अरे यायावर रहेगा याद। तो एक महत्वपूर्ण पंक्ति यहाँ पे एक जस्ट शुरुआत में हमने देखा और बीच के बारे में बताया। अब दूसरा कहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, ये क्रम वाला क्वेश्चन बन सकता है, अनुक्रम से। तो अरे यायावर रहेगा जो याद है, इसमें जो अनुक्रम के क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आएंगे, परशुराम से तुर्कम, मतलब जो यात्रा इन्होंने किया है, पहले है उस चैप्टर का नाम परशुराम से तुर्कम, इसके बाद है एक टायर की राम कहानी। तो परशुराम से तुर्कम, एक टायर की राम कहानी, किरणों की खोज में, देवताओं के अंचल में, मौत की घाटी में, एलोरा माजुली। इनका क्रम किसी भी तरह से याद रखना है। जैसे एक तो इन्होंने बताया कि परशुराम से तुर्कम की यात्रा, तो जो परशुराम से तुर्कम की यात्रा उसी के बीच की, यानी यात्रा आप करेंगे तो कोई टायर वगैरह पे बैठ के, तो टायर शायद खराब हो गया, क्या हुआ था, तो वहां पे बीच में ये बता दिया गया, ये एक टायर की राम कहानी पूरा चला। तो परशुराम से तुर्कम की यात्रा में अभी हमने बताया था कि ये किन किरणों की आगे खोज में गए थे, किरमिच के नाव वगैरह को लेके किरणों की खोज में। तो परशुराम से तुर्कम की यात्रा टायर के द्वारा हुआ, उसकी कहानी बताएं कैसे खराब हुआ, क्या हुआ, और कहाँ पे जा रहे थे, किरणों की खोज में। लेकिन किरणों की खोज में ये कहाँ जा रहे थे, देवताओं का अंचल, देवताओं का अंचल, मौत की घाटी में, और एलूरा माजुली, बहता पानी निर्मला। इसके बाद सागर सेवित मेघ स्खलित कन्याकुमारी से नंदा देवी, यानी उत्तराखंड के आसपास की बात हो रही है। तो ये आपको अनुक्रम चैप्टर का ध्यान रखना है। तो ये विषय सूची हो गया। अब एक चीज और भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो 98 पृष्ठ नंबर 98 से 105 के बीच में यहाँ पे कई दृश्यों का जिक्र किया गया है कि इसमें कौन-कौन से आपको दृश्य देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे एक तो परशुराम कुंड देखने को मिलेगा, मतलब जिनका जिक्र किया गया, मान लो क्वेश्चन पूछ लिया गया कि किन-किन चीज़ों का चित्र यहाँ पे प्रयोग किया गया था इस चैप्टर में। तो परशुराम कुंड का, एक ब्रह्मपुत्र लोहित का उतारा, एक टामेई घाट का, एक तीस्ता नदी की दून के विमान चित्र का, ताजमहल का, ताजमहल कहाँ है, आगरा, तो आगरा के ताजमहल का जिक्र है। नजीर अकबराबादी का जो मजार है वो कहाँ पे, ताजगंज आगरा में, उसका फोटो यहाँ पे है। लाहौर जो था, तो पहले लाहौर जो था वहां पे कह रहे हैं कि सिरसा लखनऊ, और जो हो गया उसका भी इन्होंने लगाया है। एक भल्लड़ स्तूप का है, एक तक्षशिला का है, और इनके अलावा दर्रा खैबर का काफिला फोटो अज्ञात है, मार नहर का, श्रीनगर का, कश्मीर का। तो ये बताओ, इतने ज्यादा चित्रों का यहाँ पे जिक्र किया गया कि चित्रों से क्वेश्चन पूछे तो भी गलत हो जाएगा। काश्मीर किरण अभियान, कोसर नाग का जिक्र है, डायजोनिस्ट का टप, किरमिच की नाव का जिक्र है, तोते का पिंजरा, विद्युत दर्शक में वैद्य आपेश की नाव। और जो पृष्ठ संख्या 129 से 136 है, इसके बीच इन्होंने कुल्लू नगर का एक मंदिर है, जगत सुख मनाली मार्ग के धनखेत है, ब्यास कुंड का जिक्र है, ब्यास के पार एक अस्थाई पुल है उसका जिक्र है, राहला में ब्यास का प्रपात पड़ता है वो भी है, रोहतांग मार्ग से ब्यास की घाटी का दृश्य है, लाहुल की ओर है, मंडी ब्यास सेकुती के संगम पर शिव मंदिर, मंडी पंचमुख महादेव। इसके बाद हाँ, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया सारे पृष्ठों, ये जितने भी हैं। इनके अलावा थोड़ा सा यहाँ पे और दिया है, जैसे रोहतांग की जोत पर इन्होंने बताया, एक तो लाहुली बच्चों का जिक्र है, रोहतांग की जोत, घाटी के रक्षक शिखर का, गुम्फा में रुमाल बांधते हुए लेखक का, एलूरा रावण द्वारा कैलाश धारण का, एलूरा नदी देवता का, एलूरा चैत्य गुफा में बुद्ध मूर्ति का। फिर ऐसे ही 171 से 74 के बीच में कन्याकुमारी सागर धौ सिकता तट का है, शिव भिक्षाटन मूर्ति ऋषि और ऋषि पत्नियां स्तवन कर रही उनका है, शिव रामेश्वर परिक्रमा पथ का है, पार्वती मीनाक्षी मदुरई कुंड और गोपुरम का है, हिमांचली बाज की झुरमुट से नंदा देवी का है, और नोट तिस्ता विमान चित्र जो भारतीय वायविक सर्वे द्वारा तथा अन्य सभी चित्रों और रेखा चित्र लेखा द्वारा। और फिर इसके बाद परशुराम से तुर्कम, एक टायर की राम कहानी से चैप्टर शुरू हो जाता है। तो कुल मिला के 14 से 15 मिनट लगा है सिर्फ एक का। भूमिका में इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर बनाने वाले चाहें तो इसी से सारे क्वेश्चन बन सकते हैं।
इतना शोर कैसे हो रहा था? अक्षत कथा क्या? अब देखिए, दूसरा है मुर्दहिया। हमने एक रचना देख लिया ना। दूसरा हमारे सिलेबस में लगा है यूनिट 10 में मुर्दहिया। किसका है? डॉक्टर तुलसीराम का। मुर्दैया का देखेंगे आप इस तरीके से, ये है पूरा, है ना? इसके बाद जो है, यहाँ पे देखिए, जैसे वो अरे या यावर में यात्रा संस्मरण लिखा गया है, सबसे पहले चैप्टर पे मुर्दैया क्या है? एक आत्मकथा है, क्योंकि इसमें भी कंफ्यूजन हो जाते हैं। डॉक्टर तुलसीराम और राजकमल प्रकाशन से है। अब यहाँ पे भूमिका देखिए, भूमिका में क्या है? मुर्दैया हमारे गांव धर्मपुर आजमगढ़। तो एक क्वेश्चन सीधे यही आया था, मुर्दैया कहाँ पे? तो धर्मपुर। धर्मपुर कहाँ पे? आजमगढ़ जिला में है। तो मुर्दैया हमारे गांव धर्मपुर आजमगढ़ की बहुउद्देशीय कर्मस्थली थी। चरवाही से लेकर हरवाही तक के सारे रास्ते वहीं से गुजरते थे। इतना ही नहीं, स्कूल हो या दुकान, बाजार हो या मंदिर, तो स्कूल हो या दुकान, बाजार हो या मंदिर, जहां तक कि मजदूरी के लिए कलकत्ता वाली, तो सबसे पहले किस शहर का जिक्र है? कलकत्ता का, क्योंकि कलकत्ता का जिक्र बहुत सारे आपकी रचनाओं में है। और यहाँ पे मुर्दैया में भी कलकत्ता का जिक्र हुआ है। कलकत्ता वाली रेलगाड़ी जब पकड़ना होता था तो भी मुर्दैया से जाना पड़ता था। हमारे गांव का जियो पॉलिटिक्स यानी भू राजनीति में दलितों के लिए मुर्दैया एक सामरिक केंद्र जैसा था। जीवन से लेकर मरण तक की सारी गतिविधियां मुर्दैया समेट लेती थी। सबसे रोचक तथ्य ये कि मुर्दैया मानव और पशु में कोई फर्क नहीं करती थी। वो दोनों की ही मुक्तिदाता थी। मतलब वो मानव और पशु में कोई फर्क नहीं करती, दोनों को मुक्ति देती। विशेष रूप से मरे हुए पशुओं के मांस मिल पर जूझते सैकड़ों गिद्धों के साथ कुत्ते और सियार मुर्दैया को एक कलास्थी के रूप में बदल देते थे। रात के समय इन्हीं सियारों का हुआ हुआ वाली कलास्थी के रूप में बदल जाना और आवाज उनकी निर्जनता को भंग कर देती थी। हमारी दलित बस्ती के अनगिनत दलित हजारों दुख दर्द अपने अंदर लिए मुर्दैया में दफन हो गए। यदि उनमें से किसी की भी आत्मकथा लिखी जाती तो उसका शीर्षक क्या होता? मुर्दैया ही होता। मुर्दैया को अगर सही मायनों में हमारी दलित बस्ती की जिंदगी थी, जिंदगी को मुर्दैया से खोद कर बाहर लाने का पूरा श्रेय किसको जाता है? देखिए, ततबह के संपादक हैं अखिलेश। तो मुर्दैया से खोद कर उनके बारे में चीजों को बाहर निकालने का काम ततबह के संपादक अखिलेश को जाता है। क्यों? क्योंकि वे हमेशा मेरे सामने कलम के बदले फावड़ा लिए तैयार रहते थे। कौन? लेखक कह रहे हैं कि वो हमेशा मेरे सामने, जो है तुलसीराम कह रहे हैं कि मेरे सामने कलम के लिए फावड़ा लेकर तैयार रहते थे। कौन? तद्भव के संपादक अखिलेश। सही अर्थों में मैंने उनके ही फावड़े से खोदकर मुर्दैया से अपनी जिंदगी को बाहर निकाला। जमाना चाहे जो भी हो, मेरे जैसा कोई अदना जब भी पैदा होता वो अपने इर्द गिर्द घूमते लोक जीवन का हिस्सा बन जाता है। यही कारण था कि लोक जीवन हमेशा मेरा पीछा करता रहा। परिणाम स्वरूप मेरे घर से भागने के बाद जब मुर्दैया का पहला खंड समाप्त हो जाता, देखिए, मुर्दैया दो खंडों में है। मुर्दैया कह रहे कि मेरे घर से भागने के बाद जब मुर्दैया का पहला खंड समाप्त हो जाता है, तो गांव के हर किसी के मुख से निकले पहले शब्द से तुकबंदी बनाकर गाने वाले जोगी बाबा, लक्कड़ ध्वनि पर नृत्य कला विखेरती नटनिया, गिद्ध प्रेमी पग्गल बाबा तथा सिंघा बजाता बंकिया डोम, इन पात्रों का इसमें जिक्र आया है। ये जैसे जिंदा लोक पात्र हमेशा के लिए गायब होकर मुझे बड़ा दुख पहुंचाते हैं। सबसे ज्यादा दुखित करने वाली बात दिल्ली में, तो कलकत्ता के बाद दिल्ली का जिक्र आया। सबसे दुखित करने वाली बात दिल्ली में रह रहे मेरे गांव के कुछ प्रवासी मजदूरों से मालूम हुआ। 50-60 साल पहले की जिस मुर्दैया का वर्णन मैंने किया है वो पूर्ण रूपेण अब उजड़ चुकी है। सारे जंगल कट कर खेत में बदल चुके हैं, जिसके चलते गिद्धों जैसे अनगिनत दुर्लभ पक्षियों तथा शाही सियार और खरगोशों जैसे पशुओं का विलोप हो चुका है। बचपन में दुखित होने का मतलब क्या होता था? तो लेखक यहाँ पे एक बात बता रहे हैं, हमारे जीवन में बचपन में दुखित होने का मतलब होता था आंखों में आंसू आ जाना। ऐसे अवसरों पर मेरी दादी, लेखक की दादी कहती आंख धो लेने को कहती, किंतु आज का अनुभव यही बताता है कि चंद पानी के छींटों से दुख की निथानी नहीं मिट पाती। प्रवासी मजदूरों से ही पता चला कि मुर्दैया से होकर जाने वाली एक सरकारी सड़क ने हमारे गांव को 3 जिलों, तो मुर्दैया से जो जाने वाली सरकारी सड़क थी इनके गांव को 3 जिलों, 3 जिलों में इन्होंने किन किन जिलों का जिक्र किया? एक तो आजमगढ़, दूसरा जो है ज़िक्र किया है गाज़ीपुर, तो एक तो आज़मगढ़ हो गया, दूसरा गाज़ीपुर हो गया, बनारस। तो इनके यहाँ से जो सरकारी सड़क जाता था वो 3 जिले आज़मगढ़, गाज़ीपुर, बनारस से जोड़ दिया गया। उसी पर तो यहाँ पे देखिए, कलकत्ता का ज़िक्र हुआ, दिल्ली का हुआ, आज़मगढ़ का हुआ, गाज़ीपुर का हुआ, बनारस का हुआ। 5 शहरों का ज़िक्र तो इतनी ही दूर में हो गया। उस पर टेम्पो भी चलने लगे। जिस तरह हमारे गाँव से बड़ी संख्या में मज़दूरों का पलायन बड़े शहरों में हो चुका है, संभवतः मुर्दैया से सड़क निकल जाने के कारण वहाँ के भूत-पिशाचों का भी पलायन हो गया हो।
जाहिर है पहले जैसी उनकी पूजा नहीं होती। बढ़ते हुए शहरीकरण ने हर एक के जीवन को प्रभावित किया, भूत भी इससे अछूते नहीं हैं। आने वाले मुर्दैया के दूसरे खंड में घर से भागने के बाद अब देखिए जो इनका दूसरा वाला आता है ना, मुर्दैया के बाद कौन से नाम से आता है आपको पता है? इनका दूसरा वाला किस नाम से? मणिकर्णिका नाम से आता है ना? तो ये कह रहे हैं कि जो मुर्दैया के दूसरे खंड में हमारा क्या आएगा, वो घर से भागने के बाद कलकत्ता, बनारस तथा दिल्ली होते देखिए यहाँ तो ये कलकत्ता, बनारस और दिल्ली का ज़िक्र जो है तो है। ये यहाँ से होते-होते इंग्लैंड तथा सोवियत संघ रसिया तक की जीवन की यात्रा लेखा-जोखा मणिकर्णिका में देखने को मिलेगा। मूलतः ये यात्रा मार्क्सवाद से बौद्ध दर्शन का है। राजकमल प्रकाशन के निदेशक अशोक माहेश्वरी इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने तद्भव में अब तक प्रकाशित 7 किस्तों की मुर्दैया खंड 1 के रूप में अविलंब प्रकाशित करने का इसे निर्णय लिया, जबकि आगे का लेखन अभी जारी है। डॉक्टर तुलसीराम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। ठीक है? तो यहाँ पे हम लोगों ने इनकी भूमिका को देख लिया, इन्होंने भूमिका में इस तरीके से लिखा है। अब यहाँ पे अनुक्रम जो आपसे पूछा जा सकता है, अभी हम लोगों ने देखा जो है अरे यायावर रहेगा याद के अनुक्रम को देखा, है ना? कि परशुराम से तुर्कम, फिर टायर की राम कहानी कैसे था? वहाँ पे भी क्रम से क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे भी आपको ये सातों क्रम ध्यान रखने हैं, चैप्टराइज़ेशन किया गया है। अब चैप्टर में जो अनुक्रम है, भूमिका में आप देखिए क्या-क्या है इसमें। पहला चैप्टर का नाम है भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि। भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि। दूसरा है मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन। तो पहले भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि है, फिर मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन है। अकाल में अंधविश्वास है। मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन है। भूतनिया नागिन है, चले बुद्ध की राह, आजमगढ़ में फाका कसी। तो 7 चैप्टर में इनका मुर्दहिया हम लोग देखते हैं। तो वो वहाँ पे दोनों चीजें हो गई। अब यहाँ से मेन जो चैप्टर वो शुरू हो जाएगा। अब हम लोग तीसरा जो रचना हमारे सिलेबस में लगा है, मेरी तिब्बत यात्रा, है ना? ये लेखक महापंडित राहुल सांकृत्यायन है। मेरी तिब्बत यात्रा इन्होंने लिखा हुआ है। तो हम लोग मेरी तिब्बत यात्रा को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कहते हैं कि प्राकथन करके है, मैंने अपनी जिस यात्रा को तिब्बत से लौटते ही प्रेस में दे दिया। यानी लेखक कह रहे हैं सांकृत्यायन जी, मैंने अपनी इस जो भी यात्रा है, इस यात्रा को तिब्बत से लौटते ही प्रेस में दे दिया था, किंतु कुछ कारणों से जो है, कुछ कारणों से 36 पृष्ठ तक छपकर काम रुक गया। और अब तीसरी बार तिब्बत से लौटने के बाद तो मतलब काम इन्होंने पकड़ा दिया था, यात्रा वो लिख के लाए, प्रेस में दे दिया, 36 पृष्ठ तक छपा, काम रुक गया। फिर ये तीसरी बार तिब्बत से जो लौटने के बाद जो है, ये पुस्तिका जो है वो पाठकों के हाथ में जा रही है। और इसमें भी 128वें पृष्ठ के बाद 2-3 पृष्ठ गायब है, इसलिए वो सिलसिला कुछ टूटा-सा आपको लगेगा। प्रूफ देखने में पंडित पंडित यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे प्रद्युय या उदय नारायण त्रिपाठी एम साहित्य रत्न से बहुत मदद मिली, उनके लिए धन्यवाद के वो पात्र हैं। यात्रा के अंतिम 2 अध्याय सरस्वती में निकले थे। चित्र भी सरस्वती तथा प्रवासी बांग्ला में प्रकाशित हुए थे। ब्लाकों के देने के लिए हम दोनों पात्रों के आभारी हैं। शांतितायन ये पटना से ये करके है। यहाँ पे भी देखिए विषय सूची उसी तरीके से है क्रम से, जैसे हमने दोनों में अरे यायावर में देखा, मुर्दइया में देखा, ऐसे इसमें भी विषय सूची है। चैप्टर जैसे सबसे पहले लासा से उत्तर की ओर, तो लासा से उत्तर की ओर है, फिर चाण की ओर है, श्या क्या की ओर है, जेनम की ओर है, नेपाल की ओर करके है। तो हमें यहाँ पे विषय सूची ये देखना है कि थोड़ा-सा उन्होंने लिखा भूमिका में। इसके बाद विषय सूची में 5 चैप्टर है, इसको ध्यान रखना है। लासा से कहाँ की बात की गई? उत्तर की तरफ। चा, शा क्या? तो चा, ला, चा, सा, क्या, या। अगर इसको हम लोग याद करना चाहें तो ला, चा, शा, ये, लाचा, शे, ये। तो ऐसे लासा से उत्तर की ओर, चाड़ की ओर, श्याक्या की ओर, जेनम की ओर, नेपाल की ओर, इस तरीके से। इसके बाद परिशिष्ट आ जाता है। परिशिष्ट में देखिए जैसे अरे यायावर रहेगा याद में चित्रों के बारे में जिक्र किया गया, यहाँ पे भी चित्रों का जिक्र किया गया है। जैसे चित्र सूची में यहाँ पे तिब्बत में कह रहे हैं कि तिब्बत में एक चित्र है रमणी का, तिब्बत में माँ बेटी का चित्र, एक तिब्बती वृद्धा और वृद्ध का फोटो लगा है, शांति रक्षित पंडित गयाधर का, शाक्या मठ का। फिर इसके बाद आप देखो यहाँ का लैंग्वेज थोड़ा सा कम समझ में आएगा। ल्याखन छे मो मठ, फुनछोक प्रसाद, नृत्य संभ्रांत, यहाँ तक कि कुछ और भी, जैसे इनमें क्या में मंत्री के, दीर्घायु देवी का, दुर्गायु देवी नौकरों के साथ माँ बेटी का चित्र है, दंपति का चित्र है, ताल पत्र की पोथियों का जिक्र है, जोत पर एक स्तूप का है,
कस्बे का है, सिका शाह पत्नी के गाँव का है, चमरियाक का है, जोध पर है, बर्फीली नदी का है ना? और छोक मम का द्वार करके है, झूले वाला पुल का है, नेपाली घर का ज़िक्र है। नेपाल में जो है राजगुरु पंडित हेमराज शर्मा, नेपाल में बोध गया धर्म भूकंप ध्वस्त, शून्यासी की मूर्ति भूकंप ध्वस्त, जनरल केसर शमशेर का। तो यहाँ पे कुछ चित्रों का ज़िक्र किया गया है, ऐसे कुछ करके चित्र भी हैं, उनका ज़िक्र किया गया है। तो उनका नाम यहाँ पे बताया, जैसे ये शांति रक्षित का देखिए यहाँ पे दिया गया है। ऐसे बहुत सारे चित्र हैं, आप मेन किताब को ऐसे खोल के देखेंगे, जैसे पंडित गयाधर का यहाँ पे वो किया गया है। बाकी इस तरीके से मेरी तिब्बत यात्रा प्रथम खंड लासा से उत्तर की ओर ये शुरू हो जाएगा। और हाँ, यहाँ पे जैसे इन्होंने पहला खंड शुरू किया तो वहाँ पे भी इन्होंने संबोधन किया था प्रिय आनंद जी। फिर कि कहाँ से कलिंपोड में लासा तक वही पुराना रास्ता था, इसलिए उसके बारे में विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं थी। इस तरीके से है। अब हम लोग चौथी रचना पे आते हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा, आराम से ही बता रहे हैं ना? समझ में तो आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? आपको नेट नहीं देना है? और अक्षत लग नहीं रहा है कि यहाँ से कितने क्वेश्चन बनेंगे? सब में अनुक्रम दिया गया है, एक साथ एक जगह मिल जाएगा, और क्या चाहिए? दे अ, अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन कर दे रहे हैं, ठीक है, एक बार कोई दिक्कत नहीं होगा भूमि। देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं जो है बच्चन जी की आत्मकथा भाग एक, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखिए क्या क्या ये बताया गया है। कहते हैं इसमें इस तरीके से शुरू है, प्रख्यात लोकप्रिय कवि बच्चन की बहुप्रशंसित आत्मकथा हिंदी साहित्य की एक कालजयी कृति कितने खंडों में है? 4 खंडों में। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान। ये एक सशक्त महागाथा है जो उनके जीवन और कविता की अंतरधारा का वृत्तांत ही नहीं करती बल्कि छायावादी युग के बाद के साहित्यिक परिदृश्य का विवेचन भी प्रस्तुत करती है। निसंदेह ये आत्मकथा हिंदी साहित्य के सफर का मील का पत्थर है। बच्चन जी को इसके लिए भारतीय साहित्य के सर्वोच्च पुरस्कार कौन से सम्मान से? सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे धनवीर भारती, इनमें क्या है कि कंफ्यूजन ये हो सकता है किसने क्या चीज कहा, तो हमें बस ये ध्यान रखना है। जैसे बेबाकी, साहस और सद्भावना की तारीफ किसने की थी? भारती जी ने। कि हजार वर्षों में बहुत सारी घटनाएं हुई, लेकिन कोई इतनी बेबाकी से, साहस से, सद्भावना से कहने का काम किया है तो धर्मवीर भारती अंधा युग वाले जो हैं उन्होंने ये चीज इनकी बड़ाई की है कि बेबाकी साहस है। इसके बाद हजारी प्रसाद जी इनके बारे में क्या कहते हैं कि इसमें केवल बच्चन जी का परिवार और उनका व्यक्तित्व ही नहीं उभरा है बल्कि समूचा काल और क्षेत्र भी अधिक गहरे रंगों में उभरा है। तो हजारी प्रसाद जी का ये कहना है। और इनके अलावा देखिए दिनकर जी ने क्या कहा है कि हिंदी प्रकाशनों में इस आत्मकथा का अत्यंत ऊंचा, तो जैसे हमने देखा ना कि वहां पे उनकी तारीफ किस तरीके से उन्होंने किया भारती जी ने कि बेबाक, तो बेबाक अगर आया तो भारती जी ने किया है। तो दिनकर जी ने सिर्फ एक चीज आपको ध्यान रखना कि दिनकर जी ने बच्चन जी की इस आत्मकथा को बोला है कि आत्मकथा का अत्यंत ऊंचा स्थान है, क्योंकि आत्मकथाएं तो बहुत है लेकिन हिंदी प्रकाशनों में दिनकर के अकॉर्डिंग इसका अत्यंत ऊंचा स्थान है। ऐसी अभिव्यक्तियां नई पीढ़ी के लिए पाथेय बन सकेंगी, इसी में उनकी सार्थकता है। शिव मंगल सिंह सुमन ने सार्थकता की बात की है, पाथेय यानी रास्ते की बात की है। नरेंद्र शर्मा ने आत्मकथा साहित्य का चरम परिणति बताया, तो चरम मतलब कुछ कुछ इनका और दिनकर जी का सेम ही है, क्योंकि इसमें 4-5 राइटर की बात हो गई, तो अगर इसमें देगा तो कंफ्यूज नहीं होना कौन बात किसने कही थी। तो इन्होंने चरम परिणति वाली बात कही थी नरेंद्र शर्मा ने। बाकी क्या बोलूं क्या याद करूं ये जो है 4 खंडों में प्रकाशित बच्चन की आत्मकथा हिंदी साहित्य की कालजयी रचनाओं में गिनी जाती है। प्रस्तुत प्रथम खंड प्रकाशित होते ही अपनी स्पष्टवादिता के कारण चर्चा का विषय बन गया था। इसके गद्य ने भी हिंदी गद्य लेखन में नए मानक स्थापित किए। बाकी ये जो है ना, ये क्या बोलूं कि याद करूं सहित आत्मकथा के चारों खंडों को 3 लाख रुपए के सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। और यहाँ पे ये सारी चीजें हमने देख ली। ये खंड 1, 2, 3, 4 यहाँ पे क्रम से ये हो गया। पहले संस्करण की भूमिका लेखन द्वारा अपने को अभिव्यक्त करते हुए जो मुझे 40 वर्षों से ऊपर हो चुका थी, ये चीज ध्यान रखना है।
लेखन द्वारा अपने को अभिव्यक्त करते हुए लेखक कहता है मुझे 40 वर्षों से ऊपर हो चुका है। इतने दिनों में मैं अपने हृदय पर हाथ रखकर कह सकता हूँ और कलाकार के लिए इससे बड़ी सौगंध नहीं कि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा जो मेरे अंतर से नहीं उठा, जो उसमें नहीं उमड़ा-घुमड़ा अनुवादों के मामले में भी। ये जो आत्मचित्रण आज मैं आपके हाथों में रख रहा हूँ, इसी प्रकार के मानस मंथन का परिणाम है। जीवन की जिस सीढ़ी पर मैं हूँ, उस पर अतीत का स्मरण शायद स्वाभाविक होता है। मेरे पास औरों का मन जानने के लिए भी केवल अपने मन का पैमाना है। अगर यहाँ से ये पंक्ति दे दे तो कन्फ्यूज़ कर सकते हैं कि ये चीज़ आत्मकथा के बारे में किसने लिखा होगा। मतलब यहाँ से कोई भी पंक्ति दिया जा सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट सारी पंक्तियाँ हैं कि मतलब मैं अतीत का स्मरण यहाँ पे इस सीढ़ी पे खड़े होके सोचता हूँ या मेरे मन का जो औरों का मन का जो पैमाना है, तो मैं उनके केवल अपने मन का पैमाना देख रहा हूँ। मुझे कई वर्षों से ये लग रहा था कि जब तक मैं अपने अंतर में निरंतर उठती जो स्मृतियाँ हैं, उनको चित्रित ना कर डालूँगा तब तक मेरा मन शांत नहीं होगा। मेरी जिन अभिव्यक्तियों से आपके मन को भी यत्किंचित शांति शब्द में इतने व्यापक अर्थ में प्रयोग कर रहा हूँ, कि उसमें अशांति भी शामिल हो सके, मिलती रही है। मैं उन्हें अपने मन को ही शांति देने के लिए प्रस्तुत करता रहा हूँ। इसी विश्वास के बल पर मैं ये आत्मचित्रण प्रकाश में ला रहा हूँ। मेरा जीवन एक साधारण मनुष्य का जीवन तो किसमें ये है कि मेरा जीवन एक साधारण मनुष्य का जीवन है। किसने कहा? बच्चन जी ने कहा, मेरा जीवन एक साधारण मनुष्य का जीवन है। और इसे मैंने अपने सबसे बड़े सौभाग्य और अपनी सबसे बड़ी प्रसन्नता का कारण माना है। मुझे फिर से इच्छानुकूल जीवन जीने की क्षमता दे दी जाए तो मैं अपना जीवन जीने के अतिरिक्त किसी और का जीवन जीने की कामना नहीं करूँगा, उनकी सब त्रुटियों, कमियों, भूलों, पछताओं के साथ। सबसे बड़ा कारण कि इसी के बल पर मैं तो दुनिया के साधारण जनों के साथ अपनी एकता जो है उसको जी पाता हूँ। इतने बड़े संसार में अपने को अकेला अनुभव करने से बड़ा बंधन नहीं है। सायुज्य मुक्ति यही है, सबसे युक्त होकर मुक्त। मुझे ये पंक्ति बहुत अच्छा लगता है। इतने बड़े संसार में अपने को अकेला अनुभव करने से बड़ा बंधन कोई नहीं है। सायुज्य मुक्ति यही है कि सबसे युक्त होकर यानी सबसे जुड़कर आप सबसे जुड़े भी हो फिर भी आप आज़ाद हो। इससे बड़ी बात कुछ नहीं होती है दुनिया में। आपका भी ये विश्वास हो तो मुझे साधारण से युक्त होना, आपके सर्वसाधारण से युक्त होने का एक कदम लगता है। युक्त होना दोनों पर निर्भर है। कितना आप हो सकते हैं, कितना मैं कर सकता हूँ। मेरी ईमानदारी आपके सम्मुख है। पता नहीं ये आपकी कितनी सहानुभूति पा सकेगी। क्या भूलूँ, क्या याद करूँ, मेरी पूरी योजना का कितना है 1/3। इतने ही बड़े 2 और भाग यथासंभव आपके सामने आएँगे। नीड़ का निर्माण फिर और जीवन की आपाधापी में यदि समय और स्वास्थ्य ने साथ दिया। मैं ये भी बताना चाहता था कि ये आत्मचित्रण मैंने किसी मनोवृत्ति से किया है। पर जिन शब्दों में उसे मैं बता सकता था, उनसे कहीं अधिक समर्थ और सशक्त शब्दों में आज से लगभग कितने वर्षों 400 वर्षों पूर्व फ्रांस के एक महान लेखक जो है मांटेन का जिक्र है। उन्होंने अपने आत्मचित्रण करते समय उसे व्यक्त कर दिया है। जब मैंने इस आत्मचित्रण के लिए लेखनी उठाई तब मैंने उन्हें स्वास्थ्य वाचन की श्रद्धा को पढ़ लिया और आपसे यही प्रार्थना करना चाहूँगी जब आप इस आत्मचित्रण को पढ़ें आप भी उसे पढ़ लें। आप उसे इस कृति के प्रथम पृष्ठ के पूर्व ही पाएँगे। मैं जो कुछ लिखता हूँ उस पर अपने पाठकों की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ, उससे लाभान्वित भी होता हूँ। यदि आप यथासुविधा अपनी प्रतिक्रिया मुझे देंगे तो आप मेरा उपकार करेंगे। खेद है जब इस पांडुलिपि को प्रेस भेजने का समय आया तो मैं कहाँ पे हूँ? ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि लेखक उस समय कहाँ पे था? लेखक जो है यानी बच्चन जी जो थे जब इसकी पांडुलिपि भेजी जा रही थी उस समय ये लंबेगू में पड़े थे। और फिर प्रेस के लिए इसे किसने वो चीज़ किया था अंतिम रूप देने का काम किया था? सत्येंद्र शरत ने किया था। शरत से नहीं कन्फ्यूज़ होना क्योंकि आवारा मसीहा में बहुत शरत का नाम आएगा। तो सत्येंद्र शरत ने इसको कंपाइल लास्ट में किया। सहयोग के लिए मैं उनका जितना भी आभार व्यक्त करूँ कम है। अगस्त 1969 की बात है। इसी तरीके से इन्होंने कहा फिर से जो तीसरे संस्करण का अवसर जो आया बड़ी प्रसन्नता है कि प्रकाशन के साल भर बाद ही उसके तीसरे संस्करण की आवश्यकता पड़ी। जिन कर्मियों के मेरे कतिपय पाठकों ने संकेत किया था उनमें से अधिकांश का निराकरण कतिपय संशोधनों और परिशिष्ट द्वारा करने का प्रयत्न इस संस्करण में किया जा रहा है। संशोधनों में सुझाव और सहायता के लिए मैं श्री सत्येंद्र शरत का आभारी हूँ। मैंने पहले संस्करण में कहा था कि आत्मचित्रण की मेरी ये योजना 3 खंडों में पूरी होगी, लेकिन अब क्या लग रहा है वो 3 में नहीं होगा। वो अब लेखक कह रहा कि 3 में नहीं होगा, वो जाके अब 4 खंडों में पूर्ण हो सकेगा। योजना का दूसरा खंड नील का निर्माण भी इस संस्करण के साथ उपलब्ध हो जाएगा। 15 अगस्त 1970 बच्चन, ठीक है? यहाँ पे हो गया। फिर इन्होंने थोड़ा-सा तीसरा और चौथे में भी लिखा है कि मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि ये प्रकाशन साल भर बाद ही तीसरे संस्करण की ज़रूरत पड़ी, जिन कमियों की ओर मेरा कतिपय पाठकों ने संकेत किया। संशोधनों और सुझाव के बारे में तो इसमें कुछ ऐसा ख़ास था नहीं, 15 अगस्त 1970। अच्छा हाँ, एक चीज़ इसमें ध्यान रखिए जैसे 15 अगस्त 70 को ये चीज़ है,
और जो चौथे संस्करण की भूमिका इनका है 1 जून 1971 को, 1 जून। फिर इन्होंने 7वें संस्करण का ऐसे 80 में लिखा, फिर ऐसे ही 8वें का लिखा, तो बहुत ज़्यादा वो सब मतलब नहीं है कि कितना ज़्यादा उन्होंने अलग-अलग ही लिखा। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने कहा, पाठकों ये किताब ईमानदारी के साथ लिखी गई। मैं आपको पहले से आगाह कर दूँ, ईमानदारी की बात एक जगह और आएगा, पता है वो किसमें आएगा? ईमानदारी प्रेमचंद घर में है, जो शिवरानी जी ने लिखा है, उसमें भी उन्होंने ईमानदारी पे बहुत ज़्यादा लिखा कि सब ईमानदारी से मैंने लिखा, तो आपको कहीं से भी कोई गलतफ़हमी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी ये कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने भी कहा था मैं अपने घरेलू उसके लिए लिख रहा हूँ, तो पाठकों ये किताब ईमानदारी के साथ लिखी गई। मैं आपको पहले से आगाह कर दूँ कि इसके लिखने में मेरा एकमात्र लक्ष्य क्या रहा है? घरेलू रहा है। तो ये घरेलू है, वो घरेलू है, तो थोड़ा-सा इसमें ईमानदारी, ईमानदारी कॉमन है दोनों में। इसके द्वारा परसेवा अथवा आत्मश्लाघा का कोई विचार मेरे मन में नहीं है। ऐसा ध्येय मेरी क्षमता से परे है। इसे मैंने अपने संबंधियों तथा मित्रों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए तैयार किया है कि जब मैं ना रहूं और ऐसी घड़ी दूर नहीं, तब के इन पृष्ठों से मेरे गुण स्वभाव के कुछ चिन्ह संचित कर सके और इस प्रकार जिस रूप में उन्होंने मुझे जीवन में जाना है, उसे अधिक सच्चे और सजीव रूप में वे अपनी स्मृति में मुझे सजो सके। अगर मैं दुनिया से, अब यहाँ पे लेखक ने बताया कि अगर मैं दुनिया से किसी पुरस्कार का तलबगार होता, तो मैं अपने आप को और अच्छी तरह सजाता-बजाता और अधिक ध्यान से रंग चुन कर उसके सामने पेश करता। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे मेरे सरल, स्वाभाविक और साधारण स्वरूप में देख सकें, सहज निष्प्रयास प्रस्तुत, क्योंकि मुझे अपना ही तो चित्रण करना है। मैं अपने गुण-दोष जगजीवन के सम्मुख रखने जा रहा हूँ, पर ऐसी स्वाभाविक शैली में जो लोकशील से मर्यादित हो। यदि मेरा जन्म उन जातियों में हुआ होता जो आज भी प्राकृतिक नियमों की मूलभूत स्वच्छंदता का सुखद उपयोग करती, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं बड़े आनंद से अपने आप को आपादमस्तक एकदम नए उपस्थित कर देता। इन प्रकार पाठकों में स्वयं अपनी पुस्तक का विषय हूँ और मैं कई वजह यानी कोई वजह नहीं देखता कि आप अपनी फुर्सत की घड़ियां ऐसे नगण्य और निरर्थक विषय पे सर्व करें। इसलिए मानतेन की विदा स्वीकार कर दिए 1 मार्च 1580। तो ये चीज़ उनके में भी लिखा था, इनके यहाँ पे भी लिखा था। एक क्वेश्चन ये पहले भी आया हुआ है स्वामी रामातीर्थ का, इन एवरी लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ आवर्स फोल्डेड द होल ऑफ हिस्ट्री। हमारे छोटे से छोटे अनुभव में मानवता का सारा इतिहास छिपा रहता है। इसके बाद ये पूरा ही कथानक शुरू हो जाता है। तो ये तो हमें पढ़ना नहीं है, बस ये पेज दे दिया था। यहाँ से तो हमने पढ़ाया, वो पूरा कथानक है। हाँ, एक चीज़ ये है कि मैं अगर हो पाएगा निकाल सकूँगी तो इसमें ना आपकी इस रचना में जो क्या भूलूँ क्या याद करूँ, इस तरीके से थोड़े ही आप नीचे तक जाएँगे तो इस तरीके से बहुत पंक्ति दी गई है। जहाँ पे हम लोगों ने शायद अभी ये नहीं रिवाइज़ किया हो, ऐसी बहुत सारी पंक्तियाँ दी गई हैं रचनाओं में, जहाँ से अगर आएगा तो हम पहचान भी नहीं पाएँगे। देखिए कितना हो गया, 7-8 पंक्ति हो गया, ये दिखाने के लिए हमने रखा था करीबन 9-10 पंक्ति हो गया, ठीक है? तो ऐसी चीज़ों पे हमारा ध्यान समानता नहीं जाता है। कितना पूरी रचना पढ़ लेंगे ना तो भी नहीं जाता। अब हम लोग आते हैं एक साहित्य की डायरी पे, ठीक है? एक साहित्य की डायरी किसका है? गजानन माधव मुक्तिबोध का है। एक साहित्य की डायरी ये है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे इन्होंने कैसे लिखा है, देखिए लिखा है थोड़ा सा कम दिख रहा होगा। एक साहित्य की डायरी के पहले संस्करण की पांडुलिपि। अब देखिए ये एक साहित्य की डायरी के पहले संस्करण की पांडुलिपि कब है? मार्च 1964। अच्छा ये भी ध्यान रखिए, मार्च जनवरी सितंबर ये सब ध्यान रखना है, क्योंकि अभी हरियाणा वाले पेपर में हम लोगों ने देखा ना कि किस दिन जो है आपका मानस कांड शुरू हुआ था, किस दिन एंड हुआ था। तो जैसे 23 मार्च को खत्म हुआ था 72 में, वो भी दिया था। अब 23 मार्च, 24 मार्च, 25 मार्च में कन्फ्यूजन हो रहा था। यहाँ पे जैसे एक साहित्य की डायरी का जो पहला संस्करण उसकी पांडुलिपि कब है? मार्च 1964 में। कहाँ से? भोपाल में मुक्तिबोध जी ने मुझे सौंपी। तो श्रीकांत ये बता रहे हैं बात कि जो साहित्य की डायरी का पहला संस्करण उसकी जो पांडुलिपि थी मार्च 1964 में हमको कहाँ से मिला था? तो ये हमको भोपाल में मुक्तिबोध जी ने मुझे सौंपी थी और वो जिस रूप में चाहते थे उसी रूप में वो प्रकाशित भी हुई। उस पांडुलिपि में कुटुवान कुटुयान और काव्य सत्य और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी शीर्षक किस्तें नहीं थी। ये दोनों किताबों का नाम ध्यान रखना है। जो पांडुलिपि मार्च 64 में श्रीकांत को मुक्तिबोध ने भोपाल में सौंपा था, उसमें कुटुयान और काव्य सत्य और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी शीर्षक किस्तें नहीं थी, तो वो पहले संस्करण में नहीं आई। ये सारी डायरियां 57, 58, 60 में वसुधा जबलपुर में प्रकाशित हुई। 57, 58 और 60 में कहाँ पे? वसुधा जबलपुर में प्रकाशित हुई। वसुधा पत्रिका निकलता था। डायरी शब्द से आपको क्या भ्रम हो सकता है? एक गलतफहमी हो सकती है कि मुक्तिबोध की ये डायरियां भी तिथिवार डायरी होंगी, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है।
एक साहित्य की डायरी केवल उस कॉलम का नाम था जिसके तहत समय-समय पर मुक्तिबोध को अनेक प्रश्नों पर विचार करने की छूट न केवल संपादक की ओर से बल्कि स्वयं अपनी ओर से भी होता था। वसुधा के पहले नागपुर के नया खून साप्ताहिक, तो देखिए वसुधा के पहले नागपुर में जो पत्रिका निकलता था नया खून कैसी पत्रिका साप्ताहिक था। तो वसुधा के पहले नागपुर के नया खून साप्ताहिक में वो एक साहित्य की डायरी कॉलम के तहत कभी अर्ध साहित्यिक कभी गैर साहित्यिक विषयों पर छोटी-छोटी टिप्पणियां लिखा करते थे, जो एक अलग संकलन के रूप में प्रकाशन के लिए प्रस्तावित है। प्रस्तुत डायरी में केवल वसुधा में प्रकाशित किस्तों में जो स्वयं में स्वतंत्र निबंध है को शामिल करने का उद्देश्य ही था। वे ना तो सामयिक टिप्पणियों को साहित्य मानते थे, ना साहित्य को सामयिक टिप्पणी। वस्तुतः जैसा कि श्री अदीप, तो श्री अदीप का जिक्र है। श्री अदीप ने एक बात लिखी है कि मुक्तिबोध की डायरी उस सत्य की खोज है जिसके आलोक में कभी अपने अनुभव को सार्वभौमिक अर्थ देता है। और ये इसकी भूमिका किसने लिखी है? मुक्तिबोध ने नहीं लिखा है, श्रीकांत ने लिखा है। ये ध्यान रखना है, एक साहित्य की डायरी। और ये कब की बात है? 94 नई दिल्ली। ठीक है, नहीं तो उनको लगेगी वही लिखे हैं। अब यहाँ पे देखिए, अनुक्रम जैसे आपने अरे यायावर का देखा, मुर्दैया का देखा, तिब्बत की यात्रा का देखा, वैसे ही सेम आपको यहाँ पे एक साहित्य की डायरी में क्या अनुक्रम याद रखना है। अनुक्रम में क्या है? तीसरा क्षण, यानी जीवन में कोई भी क्षण की बात करें तो मुक्तिबोध ने कहा जीवन का कौन सा क्षण? तीसरा क्षण। अब जीवन के तीसरे क्षण में क्या है? जैसे हम बातचीत कर रहे हैं तो ऐसा पहर बीतता है ना, समय बीतता है। तो वैसे देखिए कि जीवन का तीसरा क्षण बीत रहा है, तीसरा क्षण है जीवन का। और हम लोग एक लंबी कविता पे डिस्कस करते करते अंतिम क्षण यानी तीसरे क्षण में जाके उसका अंत कर रहे हैं। अब आप ये देखो कि कभी भी इमेजिन करो कि आप जब किसी से सुबह में मिलते हो, शाम हो जाता है, तो अब क्या है, जो भी आपके हाथ में नोट्स है वो एक जगह पे अंत हो जाएगा। तो जीवन का तीसरा क्षण है डबरे पर सूरज का बिंब, और लंबी कविता पे बातचीत करते करते अंत हो गया। तो बातचीत कैसे कर रहे थे? कुछ हाथ में नोट्स था, सड़क को लेकर एक बातचीत हो रहा था, और बातचीत के दौरान कुछ प्रश्न चिन्ह भी आ रहे थे। फिर नए की जन्म कुंडली एक दो। तो यहाँ पे जीवन के तीसरे क्षण में एक लंबी कविता पे बहस करते करते अंत हो गया। डब्बे पर सूरज का बिंब है, हाथ में कुछ नोट्स है, सड़क को लेकर अब बातचीत चल रही थी, एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह भी आया, नए की जन्म कुंडली एक दो। इसके बाद एक वीरकर करके है, वीरकर के बाद विशिष्ट और अद्वितीय करके है, कुटुयान और काव्यशत याद है, नहीं था पहले में, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी भी पहले में नहीं था, और यहाँ पे कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी दो। ये इसका अनुक्रम है, कुल 113 पेज का है ये। तो यहाँ से तीसरा क्षण शुरू हो जाएगा, खत्म। समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि संस्कृति की 4 अध्याय तो बहुत बड़ा है। क्या? वही तो मैं बता रही हूँ, क्योंकि इतनी बार का एक्सपीरियंस। हाँ, अरे मैंने बताया ना, मेरे एचपीएससी में कई क्वेश्चन गलत हुआ, तो मैं इस बार कोई वो लेना नहीं चाहती कि मुझे थोड़ा भी कहीं से गिल्टी फील हो। इसलिए मैं ढूंढ ढूंढ के काम कर रही हूँ, इधर भी टाइम मिल गया है थोड़ा सा, है ना। हाँ हाँ, आप भर लो ना, कानपुर वाला पीएचडी का आया हुआ है ना, वो तो भरना ही है आपको। उस पे बात करते हैं। हाँ, आपसे बात करते हैं, ठीक है, क्लास के बात करते हैं। चलिए अब देखिए, संस्कृति के 4 अध्याय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए संस्कृति के 4 अध्याय, और यहाँ पे आप देखो रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद जो है, कैसे है यहाँ पे चैप्टर, यहाँ पे ऐसे चित्र बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक श्लोक आया है। श्लोक क्या है? धर्म यो बाधते धर्मः, धर्म यो बाधते धर्मा, नासा धर्म कुधर्म तथा, अविरोधी तू यो धर्मः, सा धर्म सत्य विक्रमः। यानी कई बार आप अगर कहीं नहीं भी पहचान पाओ तो ये दिनकर के संस्कृति के 4 अध्याय में धर्म का जिक्र है। देखिए धर्म का कितना जिक्र है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, 6। धर्म यो बाधते धर्मः करके ये श्लोक से ये शुरू हुआ है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे है समर्पण। ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय में एक में श्लोक है, श्लोक के बाद यहाँ समर्पण है। समर्पण किसको किया गया है? समासिक संस्कृति की साकार प्रतिमा राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पुनीत कर कमलों में।
तो कितनी बड़ी बात कही गई, समासिक संस्कृति की साकार प्रतिमा है राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये दिनकर, विनीत दिनकर जी ने इनको समर्पित किया है। इसके बाद क्या लिखा है, पूज्यवर हेथाय आर्य, हेथा अनार्य, हेथाय द्राविड़, चीन शक हूण दल पठान मोगल, एक देहे होलो लीन। तो समर्पण के बाद पूज्यवर और हेथाय आर्य, हेथा अनार्य, हेथाय द्राविड़, चीन सखूड़ दल पठान मोगल, एक देहे होलो लीन। इसके बाद ये नई दिल्ली 26 जनवरी 1956। तृतीय संस्करण की भूमिका अगर यहाँ पे देखें तो तृतीय संस्करण की भूमिका कहते हैं कि पहले संस्करण के वक्तव्य में मैंने ये संकेत किया था कि ये पुस्तक अपूर्ण है, यानी कंप्लीट नहीं है। अगले संस्करण में वो पूर्ण कर दी जाएगी। तो पहले में तो पूरा नहीं था, अगले में कर दी जाएगी। लेकिन दूसरा संस्करण इतनी जल्दी में निकाला गया कि पुस्तक पर मैं कोई काम कर नहीं पाया। तीसरा संस्करण भी प्रायः अचानक ही सिर पर आदम का, किंतु इस बार ये उचित जान पड़ा कि नए संस्करण में विलंब चाहे जो हो, लेकिन इस बार अपनी सूझबूझ और अधुनातन अनुसंधानों के अनुसार इस ग्रंथ का संशोधन कर देना आवश्यक है। मेरा ख्याल है संशोधन के बाद अब ये पुस्तक पहले की अपेक्षा अधिक स्वच्छ, अधिक रोचक, अधिक सुसंबद्ध और अधिक पूर्ण हो गई है, यद्यपि अपूर्ण या अब भी है। मतलब ये ना पहले से संतुष्ट थे ना दूसरे में थे, तीसरे में भी है लेकिन कम है। अब ये देखिए हर एक संस्करण में इन्होंने बदलाव क्या किया। जैसे पहला संस्करण है ये संस्कृति के 4 अध्याय का। पहले संस्करण में कहते हैं कि पहले संस्करणों में आर्य द्रविड़ समस्या का वृत्तांत बहुत संक्षिप्त है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि पहले में क्या कमी है, क्या ज़्यादा है, क्या दूसरे में क्या नया आया। पहले में इन्होंने आर्य द्रविड़ की समस्या को उठाया, लेकिन कह रहे हैं वो समस्या जो है वृत्तांत उसका बहुत संक्षिप्त में है, बड़ा नहीं है। इस बार वो अधिक विस्तृत और अधिक पूर्ण मिलेगा। मतलब अब तीसरा पढ़ रहे हैं तो आर्य द्रविड़ समस्या का वृत्तांत विस्तार में है। इसी प्रकार जो आर्य और आर्येतर संस्कृतियों का मिलन नामक प्रकरण है, वो भी फिर से लिखा गया है। स्थापना तो इस प्रकरण की अब भी वही है जो पहले थी, किंतु अनेक नए प्रमाण और नई युक्तियों के आ जाने से यह स्थापना अब अधिक प्रभावशाली हो गई है। बौद्ध धर्म के प्रसंग में बौद्ध साधना पर शाक्त प्रभाव भी बिल्कुल नया अध्याय है। यानी तीसरे संस्करण में बौद्ध धर्म के प्रसंग में बौद्ध साधना पर शाक्त प्रभाव भी बिल्कुल नया अध्याय है। पहले संस्करणों में तंत्र साधना का वृत्तांत था ही नहीं। अब देखिए क्या क्या आपको पता चल रहा है। आर्य द्रविड़ समस्या वृत्तांत जो था वह संक्षेप में था, इसमें विस्तार में है। आर्य आर्येतर वाला जो संस्कृति का मिलन करके था वो प्रकरण है, फिर से लिखा गया है। इनके अलावा कई प्रमाण नए मिले। बौद्ध धर्म के प्रसंग में बौद्ध साधना पर जो शाक्त प्रभाव है वो इसमें नए संस्करण में बिल्कुल नया अध्याय है। पहले संस्करणों में आपको तंत्र साधना का वृत्तांत था ही नहीं, लेकिन इस बार तंत्र साधना को संक्षेप में दिया गया है। उतने से भी पाठकों को ये समझने में आसानी होगी कि धर्म और काम को समन्वित करने में मध्यकालीन साधकों को, यानी धर्म और काम दो चीजें, तो मध्यकालीन जो साधक थे उनको कितनी कठिनाई हुई थी और बाद के साहित्य और संस्कृति पर इस प्रयोग का क्या प्रभाव पड़ा। इस्लाम खंड तो पूरा का पूरा दोबारा लिखा गया। तो कौन सा खंड पूरा का पूरा दोबारा लिखा गया इसमें, इस्लाम खंड। इस क्रम में बहुत सी सामग्रियां एक जगह से उठाकर दूसरी जगह डाली गई हैं और अनेक नई युक्तियां, नए शंकाएं, नए अनुमानों और नए प्रसंगों का समावेश यथास्थान किया गया है। 20वीं सदी में आकर, कब, 20वीं सदी में आकर भारत का जो बंटवारा हुआ उसका बीज जो है, उसका बीज कहाँ शुरू हो गया, मुगल काल में ही शेख अहमद सरहिंदी के प्रचार में हो गया था। इस उद्भावना को मैंने विशेष रूप से रेखांकित किया है, शेख अहमद सरहिंदी वाला। आशा है भारत की सांप्रदायिक समस्या के समझने में पाठकों को उससे सहायता मिलेगी। तो यहाँ से सोचिए कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत बन सकते हैं इसमें से। अगर 3-4 दे दे नए में क्या जोड़ा गया ना, तो नहीं बता पाएंगे क्या जोड़ा गया। सबसे कम परिवर्तन ग्रंथ के आपके चौथे अध्याय में देखने को मिलेगा। ग्रंथ के चौथे अध्याय में कंपनी सरकार की भाषा नीति के बारे में जो 2-4 बातें कही गई, इजाफा केवल वे ही है। बाकी सबका सब वही है जो पहले के संस्करण में था। यद्यपि उपशीर्षक लगा देने से यह अंश भी अधिक आकर्षक और कम बोझिल हो गया है। हाँ, ग्रंथ का उपसंहार पहले नहीं लिखा गया था। मतलब ग्रंथ का पहले उपसंहार भी नहीं लिखा गया था, वो इसी संस्करण में सम्मिलित किया गया है। ये कुछ खास प्रसंग है जिन पर ध्यान आसानी से जा सकता है, किंतु इनके सिवा भी ग्रंथ में जगह जगह अनेक नई बातें जोड़ी गई हैं, अनेक बातें काट कर हटा दी गई हैं और अनेक अंश फिर से लिखे गए हैं। अपने जानते मैंने इस महल को, इस्लाम खंड, हाँ, अपने महल को क्या है,
कहाँ से ये यहाँ पे है? यहाँ से है ना? यहाँ पे ग्रंथ का उपसंहार पहले नहीं लिखा गया था। ये कुछ खास प्रसंग है जिन पर ध्यान आसानी से जा सकता है, किंतु इनके सिवा भी ग्रंथ में जगह-जगह अनेक नई बातें जोड़ी गई हैं। अनेक बातें काट कर हटा दी गई और अनेक अंश फिर से लिखे गए। अपने जानते मैंने इस महल को झाड़-बुहार कर स्वच्छ कर दिया है। आशा है अब विद्वानों को नाक सिकोड़ने की ज़रूरत कम पड़ेगी। हिंदी भाषी भारतीय, एक चीज़ इन्होंने कहा कि जो हिंदी भाषी भारतीय है वो काफ़ी जागरूक है। ये बात मैंने कहाँ से समझा? कुरुक्षेत्र के प्रकाशन के समय भी देखी थी और आजकल उर्वशी के प्रकाशन। तो देखिए इन्होंने कुरुक्षेत्र लिखा, उर्वशी लिखा, कुरुक्षेत्र और उर्वशी का जिक्र किया है कि उसके प्रकाशन के बाद देखा कि हिंदी भाषी लोग काफी जागरूक हैं। इन्हें क्यों लगा कि हम जागरूक हैं? क्योंकि संस्कृति के 4 अध्याय का जितना प्रबल समर्थन और जैसा कठिन एक तरीके से विश्लेषण करना था, उससे भी हिंदी भाषियों की जागरूकता का हमें अच्छा प्रमाण मिला। लगभग 6 वर्षों के भीतर इस ग्रंथ के लेखक को कोई 300 पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकांश पत्रों में ग्रंथ परिमार्जन के सुझाव दिए गए। कुछ पत्र ऐसे भी थे जिनमें ग्रंथ की भूरी-भूरी प्रशंसा की गई थी, अथवा ये कहा गया था कि लेखक अज्ञानी और मूर्ख है। इन ग्रंथ से प्रेरित पुस्तकों, प्रचार पुस्तिकाओं एवं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित निबंधों में जो कुछ लिखा गया अथवा मंचों से इस ग्रंथ के बारे में जो भाषण दिए गए, उनमें यही पता चला कि मेरी स्थापनाओं से सनातनी भी दुखी हैं और आर्य समाजी तथा ब्रह्म समाजी भी। उग्र हिंदुत्व के समर्थक तो इस ग्रंथ से काफी नाराज हैं। तो देखिए कौन कौन नाराज है इससे? मेरी स्थापनाओं से सनातनी भी दुखी है, आर्य समाजी ब्रह्म समाजी भी। जो उग्र हिंदुत्व के समर्थक है वो भी काफी नाराज है। और नाराजगी का एक पत्र मुझे अभी हाल ही में एक मुस्लिम विद्वान से भी मिला। ये सब अप्रिय बातें हैं। नाराज मैं किसी को भी नहीं करना चाहता था। मैंने जो कुछ लिखा वो मेरी शिक्षा दीक्षा और चिंतन का परिणाम है। मेरा ये विश्वास है कि यद्यपि मेरी कुछ मान्यताएं गलत साबित हो सकती, लेकिन इस ग्रंथ को उपयोगी मानने वाले लोग दिनों दिन अधिक होते जाएंगे। ये ग्रंथ भारतीय एकता का सैनिक है। तो कौन सा ग्रंथ भारतीय एकता का सैनिक है? दिनकर का संस्कृति का अध्याय। सारे विरोधों के बीच वो अपना काम करता जाएगा, लेकिन तमाम कोलाहल के बीच ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि जिन लोगों के लिए पुस्तक लिखी गई थी उन्हें ये खूब पसंद आई। नापसंद ये उन्हें हुई जिनके लिए शायद ये है ही नहीं। खास दिलचस्पी की बात तो ये है कि सांस्कृतिक एकता की बातें जनसाधारण ही सुनना चाहता है। पंडित और विशेषज्ञ ऐसी बातों से बिदक जाते हैं। मैंने पहले भी कहा था और आज फिर दोहराता हूँ कि ये महल साहित्य और दर्शन का है। इतिहास की हैसियत यहाँ किराएदार की है। किराएदार का आदर तो मैं करता हूँ, किंतु महल पर उसे कब्जा देने की बात मैं नहीं सोच सकता। आप सोचिए यहीं से उठा के ऐसे दे दे, अगर आप नहीं पढ़े हों, कि जैसे दे दे कि महल साहित्य और दर्शन का, इतिहास की हैसियत यहाँ किराएदार का आदर तो मैं करता हूँ, किंतु महल पर उसे कब्जा देने की बात नहीं सोच सकता। मैं कोई पेशेवर इतिहासकार नहीं हूँ। इतिहास की ओर मैं शौक से गया हूँ, शौक से ही मैं उनकी सामग्रियों का उपयोग भी करता हूँ। तो कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा ये कहाँ से दे दिया गया है पंक्ति उठा के। साहित्य की ताजगी और वेधकता जितनी शौकिया लेखक में होती है उतनी पेशेवर में नहीं। ये पता है एचपीएससी में शायद क्वेश्चन आया था। साहित्य की ताजगी और वेधकता जितनी जो शौकिया लेखक होते हैं ना उनमें होती उतनी पेशेवर में नहीं होती। पेशेवर क्या करते हैं? अपनी पैसे के लिए लिखते, कमाई नहीं हुई तो बंद कर देंगे। लेकिन ये इनकी बात अलग है। कृति में प्राण उड़ेलने का दृष्टांत बराबर शौकिया लेखक ही देते हैं। थरथराहट, पुलक और प्रकंप ये गुण शौकिया की रचना में होते हैं। पेशेवर लेखक के अंदर ये सब चीजें नहीं आता है। कुछ मान्यताएं हाँ तो यहाँ पे तो हो गया, लेकिन तमाम कोलाहल के बीच हाँ ये सब सारी चीजें हो गई ना यहाँ से। यहाँ पे था, साहित्य की ताजगी और बेदखता जितना शौकिया लेखक में होती उतनी पेशेवर में नहीं। कृति में प्राण उड़ेलने का काम शौकिया लेखक करते। थरथराहट, पुलक और प्रकंप ये गुण शौकिया की रचना में होते हैं। पेशेवर लेखक अपने पेशे के चक्कर में इस प्रकार मोह रहता है कि क्रांतिकारी विचारों को वो खुलकर खेलने नहीं देते। मतभेद होने पर भी वे हुक्म आखिर तक परंपरा का ही मानते हैं। संस्कृति का इतिहास शौकिया शैली में ही लिखा जा सकता है। इतिहासक अक्सर एक या दो शाखाओं के प्रामाणिक विद्वान होते हैं। ऐसे अनेक विद्वानों कृतियों में बैठकर घटनाओं और विचारों के बीच संबंध बिठाने का काम वही कर सकते हैं जो विशेषज्ञ नहीं है, जो सिक्कों, ठीकरों और ईंटों की गवाही के बिना नहीं बोलने की आदत के कारण मौन नहीं रहते। सांस्कृतिक इतिहास लिखने के मेरे जानते दो ही मार्ग हैं, या तो उन्हीं बातों तक महदूद रहो जो बीसों बार कही जा चुकी हैं और इस प्रकार खुद भी बोर हो और दूसरों को भी बोर करो, अथवा आगामी सत्यों का पूर्वाभास तो उनकी खुलकर घोषणा करो, समाज में नीम हकीम कहलाओ
मूर्ख और अधपगले की उपाधि मत प्राप्त करो। अनुसंधानी विद्वान सत्य को तर्क से पकड़ता और समझता है सत्य सचमुच उसकी गिरफ्त में है। मगर इतिहास का सत्य क्या है? घटनाएं मरने के साथ फॉसिल बनने लगती हैं, पत्थर बनने लगती हैं, दंत कथा और पुराण बनने लगती हैं। बीती घटनाओं पर इतिहास अपनी झिलमिली डाल देता है जिसे वे साफ साफ दिखाई ना पड़े, जिसे बुद्धि की उंगली उन्हें छूने से दूर रहे। ये झिलमिली बुद्धि को कुंठित और कल्पना को तीव्र बनाती है। उत्सुकता में प्रेरणा बढ़ती है और स्वप्नों की गांठ खोलती है। घटनाओं के स्थूल रूप को कोई भी देख सकता है, लेकिन उनका अर्थ वही पकड़ता है जिनकी कल्पना सजी हो। इसलिए इतिहासकार का सत्य नए अनुसंधानों से खंडित हो जाता है, लेकिन कल्पना से प्रस्तुत चित्र कभी भी खंडित नहीं होते। जिन सीधे साधे पाठकों के मन पर पूर्वाग्रहों की छाया नहीं है, उन्हें कल्पक की कृति सच्चाई का उससे ज्यादा हाल बताएगी जितना इतिहास के प्रमाणिक ग्रंथों से जाना जा सकता है। प्रमाणिक ग्रंथों के तथ्य शायद ही कभी गलत पाए जाए, लेकिन उनका विवरण हमेशा गलत और निर्जीव होता है। रामधारी सिंह दिनकर, आर्य कुमार रोड, पटना। और 3 अगस्त 1962 ईस्वी को ये जो चीजें लिखी गई हैं, वहां से ये कहा गया है। लेखक का निवेदन प्रथम संस्करण से यहाँ से है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या चीज बताया है? अब ये बता रहे हैं कि प्रथम संस्करण में लेखक के निवेदन से करके, एक समय में इतिहास का विद्यार्थी था। अर्थशास्त्र के विद्यार्थी का जिक्र आया था, आप लोगों को याद है, धरती धरना अपना, जगदीश चंद्र। यहाँ पे इन्होंने क्या बताया? दिनकर ने अपने को बताया कि मैं इतिहास का विद्यार्थी था, एक समय था, किंतु जब से मैं कविता और निबंध में लगा, तब से इतिहास के साथ मेरा संपर्क एक प्रकार से छूट गया। तब सन 1950 ईस्वी में छात्रों को साहित्य पढ़ाने के लिए कॉलेज भेजा गया। वहाँ साहित्य की सामाजिक पृष्ठभूमि समझने के क्रम में मुझे इतिहास की पुस्तकें फिर से उलटनी पड़ी और धीरे-धीरे मैं फिर से इतिहास की गहराई में उतरने लगा। मेरी पहली जिज्ञासा यही थी कि हमारा आधुनिक साहित्य हमारे प्राचीन साहित्य से किन-किन बातों में अलग है और इस भिन्नता का कारण क्या है? कारण की खोज करता हुआ मैं ढूंढ-ढूंढ कर 19वीं सदी के सांस्कृतिक जागरण का हाल पढ़ने लगा। फिर जिज्ञासा कुछ और विस्तृत हो गई और मन ने जानना चाहा कि भारतीय संस्कृति का संपूर्ण इतिहास कैसा रहा। लगभग 200 वर्षों के अध्ययन के बाद मेरे सामने ये सत्य उद्भासित हो उठा कि भारतीय संस्कृति में 4 बड़ी क्रांतियां हुई। तो भारतीय संस्कृति में कितनी बड़ी क्रांति हुई है? 4 बड़ी क्रांति हुई है। और हमारी संस्कृति का इतिहास जो है, वो उन्हीं 4 क्रांतियों का इतिहास है। पहली क्रांति कब हुई? पहली क्रांति तब हुई जब आर्य भारतवर्ष में आए, अथवा जब भारतवर्ष में उनका आर्येतर जातियों से संपर्क हुआ। तो भारत में कितनी बड़ी क्रांतियां हुई हैं? 4। पहली क्रांति कब हुई? जब आर्य भारतवर्ष में आए, जो आर्येतर जाति है उनका जब संपर्क हुआ। आर्यों ने आर्येतर जातियों से मिलकर जिस समाज की रचना की, वही आर्यों अथवा हिंदुओं का बुनियादी समाज हुआ। और आर्य तथा आर्येतर संस्कृतियों के मिलन से जो संस्कृति उत्पन्न हुई, वही भारत की बुनियादी संस्कृति बनी। इस बुनियादी भारतीय संस्कृति के लगभग आधे उपकरण आर्यों के दिए हुए हैं और उसका दूसरा आधा आर्येतर जातियों के अंशदान है। अब देखिए, पहली क्रांति तो हम समझ लिए। दूसरी क्रांति कब हुई? दूसरी क्रांति तब हुई जब महावीर और गौतम बुद्ध, तो याद करिए, पहला आर्य और आर्येतर के मिलने की बात हुई। दूसरी क्रांति तब हुई जब महावीर और गौतम बुद्ध ने इस स्थापित धर्म या संस्कृति के विरुद्ध विद्रोह किया। क्या किया? जब महावीर और गौतम बुद्ध ने इस स्थापित धर्म या संस्कृति के विरुद्ध विद्रोह किया तथा उपनिषदों की चिंताधारा को खींचकर वे अपनी मनोवांछित दिशा की ओर ले गए। इस क्रांति ने भारतीय संस्कृति की अपूर्व सेवा की, किंतु अंत में इसी क्रांति के सरोवर में शैवाल भी उत्पन्न हुए और भारतीय धर्म तथा संस्कृति में जो गंदलापन आया, वो काफी दूर तक उन्हीं शैवालों का परिणाम था। तो दूसरी क्रांति, महावीर और गौतम बुद्ध ने इस स्थापित धर्म या संस्कृति के विरुद्ध जो विद्रोह किया था, उपनिषदों की जो चिंतन धारा आई, वो जो मनोवांछित दिशा में लेके गए, वहां से जो क्रांति आया, गदलेपन को दूर किया, वो दूसरी क्रांति थी। तीसरी क्रांति क्या है? तीसरी क्रांति उस समय हुई जब इस्लाम विजेताओं के धर्म के रूप में, तो तीसरी क्रांति में किसका जिक्र हुआ है? इस्लाम का। तीसरी क्रांति उस समय हुई जब इस्लाम जो है, इस्लाम विजेताओं के धर्म के रूप में भारत पहुंचा। इस्लाम जीत कर हमारे यहाँ आया, विजेता के रूप में आया। अब भारत पहुंचा और इस देश में हिंदुत्व के साथ उसका संपर्क हुआ। वो विजेता थे, हम हारे थे। और चौथी क्रांति कब की बात है? हमारे अपने समय में हुई, जब भारत में यूरोप का आगमन हुआ। तो पहला आर्येतर जाति वाला हो गया, है ना। और दूसरे में इन्होंने काफी डिटेल से आपको बताया कि दूसरी क्रांति जो धर्म की बात हुई कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का। तीसरी क्रांति इस्लाम जीत कर आए और उनका जो हिंदुत्व से जो है संपर्क हुआ।
चौथी क्रांति यूरोप का आगमन हुआ, उसके संपर्क में आकर हिंदुत्व एवं इस्लाम दोनों ही नवजीवन का अनुभव किया। इस पुस्तक में आपको इन्हीं 4 क्रांतियों का संक्षिप्त इतिहास देखने को मिलेगा। पुस्तक का उचित नाम कदाचित भारत, देखिए ये क्वेश्चन अभी एचपीएससी में आया था, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में, यहाँ पे यही क्वेश्चन था, इसका नाम क्या रखना था और क्या रख दिया गया। कह रहे हैं कि इसका नाम कदाचित भारतीय संस्कृति के 4 सोपान होना चाहिए था, किंतु वो नाम मन में आकर फिर लौट गया। यानी सोपान जो है, ऐसे 4 नाम दिया गया था, अगर जो नहीं पढ़ा होगा तो वो गलत कर दिया होगा। यहाँ पे इसका नाम कदाचित भारतीय संस्कृति के 4 सोपान होना चाहिए था, किंतु वो नाम मन में आकर फिर लौट गया। और मुझे यही अच्छा लगा कि इस पुस्तक को मैं संस्कृति के 4 अध्याय कहूँ। पुस्तक लिखते-लिखते इस विषय में मेरी आस्था और भी बढ़ गई कि भारत की संस्कृति आरंभ से ही समासिक रही है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम देश में जहाँ भी जो हिंदू बसते हैं, उनकी संस्कृति एक है एवं भारत की प्रत्येक क्षेत्रीय विशेषता हमारी इसी सांस्कृतिक या सामाजिक संस्कृति की विशेषता है। तब हिंदू या मुसलमान हैं, जो देखने में अब भी दो लगते हैं, किंतु उनके बीच भी सांस्कृतिक एकता विद्यमान है, जो उनकी भिन्नता को कम करती है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हम इस एकता को पूर्ण, मतलब उस तरीके से पूर्ण अंशदान नहीं दे पा रहे हैं। अब यहाँ पे मूल से यहाँ से देखिए, पुस्तक लिखते-लिखते इस विषय में मेरी आस्था और भी बढ़ गई कि भारत की संस्कृति आरंभ से ही समासिक रही। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम देश में जहाँ भी जो हिंदू बसते हैं, उनकी संस्कृति एक है और भारत की प्रत्येक क्षेत्रीय विशेषता हमारी इसी समासिक संस्कृति की विशेषता है। तब हिंदू एवं मुसलमान हैं, जो देखने में अब भी दो लगते हैं, किंतु उनके बीच भी सांस्कृतिक एकता विद्यमान है, जो उनकी भिन्नता को कम करती है। दुर्भाग्य की बात है कि हम इस एकता को जो है पूर्ण रूप से समझने में असमर्थ रहे हैं। ये कार्य राजनीति नहीं, शिक्षा और साहित्य द्वारा संपन्न होना चाहिए। इस दिशा में साहित्य के भीतर कितने ही छोटे-बड़े प्रयत्न हो चुके हैं, वर्तमान पुस्तक भी उसी दिशा में एक विनम्र प्रयास है। यह पुस्तक विद्वानों का उच्छिष्ट चुनकर तैयार की गई है, किंतु इसे मैंने विद्वानों, सॉरी, विशेषज्ञों के पढ़ने के लिए नहीं लिखा है। असल में उनके काम की चीज़ है, जो खोजपूर्ण ग्रंथों का सामना नहीं करना चाहते, जो भारतीय संस्कृति को समझना तो चाहते हैं, किंतु जिनके पास सैकड़ों ग्रंथों के व्यू में जाने का अवकाश नहीं है, तथा जो अनुसंधान और खोज की नीरस भाषा से भी घबराते हैं। संक्षेप में इसके मुख्य पाठक कौन होंगे? जनसाधारण होंगे। ऐसी मेरी कामना है। इसके आकार को देखकर उन्हें घबराना नहीं चाहिए। जिस अथाह विषय का इस पुस्तक में आख्यान है, उसके लिए ऐसी-ऐसी 100 जिल्दें भी शायद ही काफ़ी हों। संस्कृति का विषय अपार है। एक व्यक्ति के लिए तो ये संभव ही नहीं है कि अपने सारे जीवन में भी वो इसके साथ पूरा न्याय कर सके। मैंने जो इस काम में को हाथ में लिया है, वो इस कारण नहीं कि मैं इतिहास की सेवा करना चाहता था, बल्कि इसलिए लिया कि स्वतंत्रता के बाद से देश में संस्कृति के नारे बड़े जोर से लगाए जा रहे हैं, किंतु जनसाधारण के सामने ऐसी सामग्री का प्राय अभाव है, जिससे वो ये समझ सके कि भारत की संस्कृति क्या है और कैसे-कैसे वो बढ़ती आई है और आगे वो कौन-सा रूप ले सकती है। इस पुस्तक की अधिकांश सामग्री अंग्रेजी की पुस्तकों से ली गई है, किंतु दुर्भाग्यवश अंग्रेजी में भी कोई पुस्तक ऐसी नहीं है जिसमें भारतीय संस्कृति के संपूर्ण इतिहास की झांकी एक ही जिल्द में उतार दी गई हो। और अंग्रेजी में कोई ऐसी पुस्तक होती भी तो उससे उन पाठकों का तो काम नहीं चलता, जिनके लिए मैंने ये लिखा है। इस पुस्तक को मैं इतिहास नहीं, साहित्य का ग्रंथ कहता हूँ। फिर भी पूरी संभावना है कि इसकी प्रामाणिकता पर प्रहार होंगे और विद्वानों के पास उठने बैठने वाले लोग कहेंगे कि अमुक स्थापना केवल अनुमान पर आधारित है और लेखक की अमुक केवल अर्धसत्य है, किंतु उसके बाद भी कट-छट कर जो बचा रहेगा वो काफ़ी प्रामाणिक है और हमारे देश का उतने से भी कल्याण होगा। अर्धसत्य और अनुमान चाहे जितने हों, किंतु जो प्रतिमा इस पुस्तक में खड़ी की गई वो निर्जीव नहीं है। मेरी आशा है कि पाठक जब इस पुस्तक को हाथ में लेंगे, तो मतलब उनका कहने का मतलब कि इस पुस्तक को जब भी वो लेंगे तो बहुत ही चाव से पढ़ेंगे। मेरा अपना क्षेत्र तो काव्य है। अब लेखक ये भी कह रहे हैं कि मेरा अपना क्षेत्र तो काव्य है और मेरे साहित्यिक जीवन का यश और अपयश मेरे काव्य पर निर्भर करता है। किंतु जिस परिश्रम से मैंने ये पुस्तक लिखी है, उस परिश्रम से मैंने और कुछ नहीं लिखा। मैंने पाठकों से कभी भी अनुरोध नहीं किया कि वो मेरी किसी भी कृति को पढ़ें, किंतु इस ग्रंथ को एक बार देख जाने का अनुरोध मैं सबसे करता हूँ। मेरे जानते ये ग्रंथ अभी भी अपूर्ण है, किंतु 5 वर्ष तक परिश्रम करते-करते मैं कुछ थक गया हूँ और अब इस पाठकों के पास आश्वासन के साथ भेज रहा हूँ कि कुछ थोड़ी अपूर्णता अगले संस्करण में दूर होगा। यो अपूर्णता तो ऐसी पुस्तकों का नित्य धर्म है। 1956 5 जनवरी रामधारी सिंह दिनकर। अब मुझे लग रहा है यहाँ पे इन्होंने फिर प्रस्तावना दिया है ना? प्रस्तावना के बाद चैप्टर दिया है, तो इसको कर लेते हैं ना, ये तो कंप्लीट कर ही लेते हैं। ठीक है, देखिए प्रस्तावना में इन्होंने क्या लिखा है, मेरे मित्र और साथी दिनकर। देखिए, मेरे मित्र और साथी दिनकर ने, अब प्रस्तावना इसका किसने लिखा है? नेहरू जी ने लिखा है ना।
तो वो कह रहे हैं कि मेरे मित्र और साथी दिनकर ने अपनी पुस्तक के लिए जो विषय चुना है वो बहुत मोहक और दिलचस्प है। ये ऐसा विषय है जिसे अक्सर मेरा अपना मन भी ओत-प्रोत रहा और मैंने जो कुछ लिखा है उस पर इस विषय की छाप आप सी पड़ गई। अक्सर मैं अपने आप से सवाल करता हूँ भारत है क्या? उसका तत्व सार है क्या? वे शक्तियाँ कौन-सी हैं जिन्हें भारत का निर्माण हुआ तथा अतीत और वर्तमान विश्व को प्रभावित करने वाली प्रमुख प्रवृत्तियों के साथ उनका क्या संबंध है? ये विषय अत्यंत विशाल है और उसके दायरे में भारत से बाहर के तमाम मानवीय व्यापार आ जाते हैं और मेरा ख्याल है कि किसी भी व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं है कि वो इस संपूर्ण विषय के साथ अकेला ही न्याय कर सके। फिर भी इसके कुछ खास पहलुओं को लेकर उन्हें समझने की कोशिश की जा सकती है। कम से कम ये तो संभव है कि हम अपने भारत को समझने का प्रयास करें। यद्यपि सारे संसार को अपने सामने ना रखने पर भारत विषय जो हम प्राप्त करेंगे वो अधूरा होगा। संस्कृति है क्या? शब्दकोश उलटने पर इसकी अनेक परिभाषाएँ मिलती हैं। एक बड़े लेखक का कहना है कि संसार भर में जो भी सर्वोत्तम बातें जानी या कही गई हैं, उनसे अपने आप को परिचित कराना संस्कृति है। देखिए, एक क्या है क्वेश्चन बन सकता है कि शब्दकोश उलटेंगे तो पूछा जाएगा संस्कृति क्या है? तो कहते हैं संसार भर में जो भी सर्वोत्तम बातें जानी या कही जाएँ, उन्हें अपने आप को परिचित करना संस्कृति है। एक दूसरी परिभाषा में ये भी कहा गया है कि संस्कृति शारीरिक या मानसिक शक्तियों का प्रशिक्षण, दृढ़ीकरण या विकास अथवा उससे उत्पन्न अवस्था होता है। तो 2 परिभाषाएँ दी गई। ये जो है मन, आचार अथवा रुचियों की परिष्कृति या शुद्धि है। ये सभ्यता का भीतर से प्रकाशित हो उठना है। इस अर्थ में संस्कृति कुछ ऐसी चीज का नाम हो जाता है जो बुनियादी और अंतर्राष्ट्रीय है। फिर संस्कृति के कुछ राष्ट्रीय पहलू भी होते हैं और इसमें कोई संदेह नहीं कि अनेक राष्ट्रों ने अपना कुछ विशिष्ट व्यक्तित्व तथा अपने भीतर कुछ खास ढंग के मौलिक गुण विकसित कर लिए हैं। इस नक्शे में भारत का स्थान कहाँ पर है? कुछ लोगों ने हिंदू संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति और ईसाई संस्कृति की चर्चा की है। ये नाम मेरी समझ में नहीं आते। यद्यपि ये सच है कि जातियों और राष्ट्रों की संस्कृतियों पर बड़े-बड़े धार्मिक आंदोलनों का असर पड़ा है। भारत की ओर देखने पर मुझे लगता है जैसे कि दिनकर ने भी जोर देकर दिखलाया है कि भारतीय जनता की संस्कृति का रूप क्या है? सामाजिक है और उसका विकास धीरे-धीरे हुआ। एक ओर तो इस संस्कृति का मूल आर्यों से पूर्व मोहनजोदड़ो आदि की सभ्यता तथा द्रविड़ों की महान सभ्यता तक पहुँचता है। दूसरी ओर इस संस्कृति पर आर्यों की बहुत ही गहरी छाप है, जो भारत में मध्य एशिया से आए थे। पीछे चलकर ये संस्कृति उत्तर-पश्चिम से आने वाले तथा फिर समुद्र की राह से पश्चिम से आने वाले लोगों से बार-बार प्रभावित हुई। इस प्रकार हमारी राष्ट्रीय संस्कृति ने धीरे-धीरे बढ़कर अपना आकार ग्रहण किया। इस संस्कृति में समन्वय तथा नया उपकरणों को पचाकर आत्मसात करने की अद्भुत योग्यता थी। जब तक इसका ये गुण शेष रहा, ये संस्कृति जीवित और गतिशील रही, लेकिन बाद को आकर इसकी गतिशीलता जाती रही, जिससे ये संस्कृति जड़ हो गई और इसके सारे पहलू कमजोर पड़ गए। भारत के समग्र इतिहास में हम दो परस्पर विरोधी विकास से उत्पन्न परस्पर ये विरोधी यहाँ पे कहा गया इस नक्शे में भारत का यहाँ से नहीं होगा। यहाँ पे है कि इतिहास में हम दो परस्पर विरोधी और प्रतिद्वंदी शक्तियों को काम करते देखते हैं। एक तो वो शक्ति है जो बाहरी उपकरणों को पचाकर समन्वय और सामंजस्य पैदा करने की कोशिश करती है और दूसरी वो जो विभाजन को प्रोत्साहन देती है, जो एक बात को दूसरी से अलग करने की प्रवृत्ति को बढ़ाती है। इसी समस्या का एक भिन्न प्रसंग में हम आज भी मुकाबला कर रहे हैं। आज भी कितनी ही बलिष्ठ शक्तियां जो केवल राजनीतिक ही नहीं सांस्कृतिक एकता के लिए भी प्रयास कर रही हैं, लेकिन ऐसी ताकतें भी हैं जो जीवन में विच्छेद डालती है, जो मनुष्य मनुष्य के बीच भेद को बढ़ावा देती है। अतएव आज हमारे सामने जो प्रश्न वो केवल सैद्धांतिक नहीं है, उसका संबंध हमारे जीवन की सारी प्रक्रिया से है और उसका समुचित निदान और समाधान भी हमारा भविष्य निर्भर करता है। साधारणतः ऐसी समस्याओं को सुलझाने में नेतृत्व देने का काम मनीषी करते हैं, किंतु वे हमारे काम नहीं आए। उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो इस समस्या के स्वरूप को ही नहीं समझते, बाकी लोग हार मान बैठे हैं। वे विफलता बोझ से पीड़ित है तथा आत्मा के संकट से ग्रस्त हैं और वे जानते ही नहीं कि जिंदगी को किस दिशा की ओर मोड़ना ठीक होगा। बहुत से मनीषी मार्क्सवाद और उनकी शाखाओं की ओर आकृष्ट हुए हैं। इनमें कोई संदेह नहीं कि मार्क्सवाद ने ऐतिहासिक विकास का विश्लेषण उपस्थित करके समस्याओं पर सोचने और समझने के काम में हमारी सहायता की, लेकिन आखिर को वह भी संकीर्ण मतवाद बन गया और जीवन की आर्थिक पद्धति के रूप में उसका चाहे जो भी महत्व हो, हमारी बुनियादी शंकाओं का समाधान निकालने में वो नाकामयाब रहे हैं। और यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से चीजें बताई है, तो ये मानना ठीक होगा कि आर्थिक उन्नति जीवन और प्रगति का बुनियादी आधार है, लेकिन जिंदगी वहीं तक खत्म नहीं होती, वो आर्थिक विकास से कहीं ऊँची चीज़ है। इतिहास के अंदर हम 2 सिद्धांतों को काम करते देखते हैं, एक तो सातत्य का सिद्धांत और दूसरा परिवर्तन का सिद्धांत। ये दोनों सिद्धांत परस्पर विरोधी से लगते हैं, सातत्य का और परिवर्तन का, परंतु ये विरोधी है नहीं।
सातत्य के भीतर यानी सातत्य मतलब कंटीन्यूअस, तो उसके भीतर भी परिवर्तन का अंश होता है। इसी प्रकार परिवर्तन भी अपने भीतर सातत्य का यानी कंटीन्यूअस का अंश लेके चलता है। असल में हमारा ध्यान उन्हीं परिवर्तनों पर जाता है जो हिंसक क्रांतियों, भूकंप के रूप में अचानक फट पड़ते हैं। फिर भी प्रत्येक भूगर्भ शास्त्री ये जानता है कि धरती की सतह में जो बड़े-बड़े परिवर्तन होते हैं, उनकी चाल बहुत धीमी होती है और भूकंप से होने वाले परिवर्तन उनकी तुलना में अत्यंत तुच्छ समझे जाते हैं। इसी तरह क्रांतियाँ भी धीरे-धीरे होने वाले परिवर्तन और सूक्ष्म रूपांतरण की बहुत लंबी प्रक्रिया का बाहरी प्रमाण मात्र होती है। इस दृश्य से देखने पर स्वयं परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जो परंपरा के आवरण में लगातार चलती रहती है। बाहर से अचल दिखने वाली परंपरा भी यदि जड़ता और मृत्यु का पूरा शिकार नहीं बन पाई तो धीरे-धीरे वो भी परिवर्तित हो जाती है। इतिहास में कभी-कभी ऐसा भी समय आता है जब परिवर्तन की प्रक्रिया और उसका तेजी कुछ अधिक प्रत्यक्ष हो जाता है, लेकिन साधारणतः बाहर से उसकी गति दिखाई नहीं देती। परिवर्तन का बाहर रूप प्रायः निस्पंद ही दिखता है। जातियाँ सब अगति की अवस्था में रहती है, तब उनकी शक्ति दिनों-दिन क्षीणती जाती है, उनकी कमजोरियाँ बढ़ती जाती है। परिणाम ये होता है कि उनकी रचनात्मक कलाओं और प्रवृत्तियों का क्षय हो जा है तथा अक्सर वे राजनीतिक दृष्टि से गुलाम भी हो जाती हैं। संभवतः ये है कि भारत में संस्कृति के सबसे प्रबल उपकरण आर्यों और आर्यों से पहले के भारतवासियों, खासकर द्रविड़ों के मिलने से उत्पन्न हुआ। इस मिलन, मिश्रण या समन्वय से एक बहुत बड़ी संस्कृति उत्पन्न हुई, जिसका प्रतिनिधित्व हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत करती है। संस्कृत और प्राचीन पहलवी, ये दोनों भाषाएं एक ही माँ से मध्य एशिया में जन्मी थी, किंतु भारत में आकर संस्कृत ही यहाँ का राष्ट्रभाषा हो गई। यहाँ संस्कृत के विकास में उत्तर और दक्षिण दोनों ने योगदान दिया। सच तो ये कि आगे चलकर संस्कृत के उत्थान में दक्षिण वालों का स्थान ज्यादा रहा है। संस्कृत हमारी जनता के विचार और धर्म का ही प्रतीक नहीं बनी, वरन भारत की सांस्कृतिक एकता भी उसी भाषा में साकार हुई। बुद्ध के समय से लेकर अब तक संस्कृत यहाँ की जनता की बोली जाने वाली भाषा कभी नहीं रही, फिर भी सारे भारतवर्ष पर वो अपना प्रचुर प्रभाव डालती ही आई है। कुछ जातियां जब अगति की अवस्था में रहती तब उनकी शक्ति दिनों दिन क्षीणती जाती, उनकी कमजोरियां बढ़ती जाती। परिणाम ये होता कि उनकी रचनात्मक कलाओं और प्रवृत्तियों का क्षय होता जाता। यहाँ पे इन्होंने कितना वो दिया है। वो और ये पता है बहुत इम्पोर्टेंट है। दे दो चार पे दो चार हाँ, दो चार पेज है। ये हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। 5 मिनट लगेगा, देख लीजिए। संभावना ये कि भारत में संस्कृति सबसे प्रबल उपकरण आर्यों और आर्यों से पहले के भारतवासियों, खासकर द्रविड़ों के मिलन से उत्पन्न हुए। इस मिलन, मिश्रण या समन्वय से एक बहुत बड़ी संस्कृति उत्पन्न हुई, जिसका प्रतिनिधित्व हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत करती है। संस्कृत और प्राचीन पहलवी, तो यहाँ पे अभी तक राष्ट्रभाषा के संबंध में इन्होंने बताया ही था। सच तो ये कि आगे चलकर संस्कृत के उत्थान में दक्षिण वालों का, तो ये चीज देखना है कि दक्षिण वालों का स्थान ज्यादा, ये इन्होंने बताया था। संस्कृत हमारी जनता के विचार और धर्म का ही प्रतीक नहीं बनी, मगर भारत की सांस्कृतिक एकता का भी बनी, उसी भाषा में साकार हुई। बुद्ध के समय से लेकर अब तक संस्कृत यहाँ की जनता की बोली जाने वाली भाषा कभी नहीं रही, फिर भी सारे भारतवर्ष पर वह अपना प्रचुर प्रभाव डालती ही आई। कुछ दूसरे प्रभाव भी भारत पहुंचे, उनसे भी विचारों और अभिव्यक्तियों की नई दिशाएं प्राप्त हुई। काफी लंबे इतिहास के अंदर भूगोल ने भारत का जो रूप दिया, उससे वो एक ऐसा देश बन गया जिसके दरवाजे बाहर की ओर से बंद थे। समुद्र और महाशैल हिमालय से घिरा होने के कारण बाहर से किसी का इस देश में आना आसान नहीं था। कई सहस्त्राब्दियों के भीतर बाहर से लोगों के बड़े-बड़े झुंड भारत में आए, किंतु आर्यों के आगमन के बाद से कभी ऐसा नहीं हुआ जब बाहरी लोग बहुत बड़ी संख्या में भारत आए हों। ठीक इसके विपरीत एशिया और यूरोप के आर पार मनुष्यों के अपार आगमन और निष्क्रमण होते रहे। एक जाति दूसरी जाति को खदेड़ कर वहां खुद बसती रही और इस प्रकार जनसंख्या की बुनावट में बहुत बड़ा परिवर्तन होता रहा। भारत में आर्यों के आगमन के बाद बाहरी लोगों के जो आगमन हुए, उनके दायरे बहुत ही सीमित थे। उनका कुछ न कुछ प्रभाव तो पड़ा, किंतु उसे यहाँ की बुनियादी जनसंख्या के स्वरूप में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया। लेकिन फिर भी याद रखना चाहिए कि ऐसे कुछ परिवर्तन भारत में भी हुए। सीथियन और हूण लोगों तथा उनके बाद भारत आने वाली कुछ अन्य जातियों के लोग यहाँ आकर राजपूतों की शाखाओं में शामिल हो गए और ये दावा करने लगे कि हम भी प्राचीन भारतवासियों की संतान हैं। बहुत दिनों तक बाहरी दुनिया से अलग रहने के कारण भारत का स्वभाव भी और देशों से अलग हो गया। हम ऐसी जाति बन गए जो अपने आप में घिरी रहती हैं। हमारे भीतर कुछ ऐसे रिवाजों का चलन हो गया जिन्हें बाहर के लोग नहीं जानते, न समझ ही पाते हैं। जाति प्रथा के असंख्य रूप भारत के इसी विचित्र स्वभाव के उदाहरण है। किसी भी दूसरे देश के लोग ये नहीं जानते कि छुआ-छूत क्या चीज़ है।
दूसरों के साथ खाने-पीने या विवाह करने में जाति को लेकर किसी का क्या उग्र होना चाहिए? इन सब बातों को लेकर हमारी दृष्टि संकुचित हो गई। आज भी भारतवासियों को दूसरे लोगों से खुलकर मिलने में कठिनाई महसूस होती है। ये नहीं, जब भारतवासी भारत से बाहर जाते हैं, तो वहाँ भी एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों से अलग रहना चाहते हैं। हम में से बहुत लोग इन सारी बातों को स्वयं सिद्ध मानते हैं और हम ये समझ ही नहीं पाते कि इन बातों से दूसरे देश वालों को कितना आश्चर्य होता है, उनकी भावनाओं को कैसे ठेस पहुँचती है। भारत में दोनों बातें एक साथ बढ़ी। एक ओर तो विचारों और सिद्धांतों में हमने अधिक से अधिक उदार और सहिष्णु होने का दावा किया, दूसरी ओर हमारे यहाँ पे अलग रहने का स्वभाव भी अंदर ही अंदर है। तो एक तरीके से यहाँ पे इन्होंने बताया कि कैसे हम जो है बाहर जाते हैं तो उतना लिबरल हो नहीं पाते, बस हमारे यहाँ पे सिद्धांत चलता है। सामाजिक आचार हमारे यहाँ बहुत संकीर्ण है। ये फटा हुआ व्यक्तित्व, सिद्धांत और आचरण का ये विरोध आज तक हमारे ही साथ है और आज भी हम उसके विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। कितनी विचित्र बात है कि अपनी दृष्टि की संकीर्णता, आदतों और रिवाजों की कमजोरी को हम ये कहकर नजरअंदाज कर देना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज बड़े लोग थे और उनके बड़े-बड़े विचार हमें विरासत में मिले। लेकिन पूर्वजों से मिले हुए ज्ञान और हमारे आचरण में तो भारी विरोध है और जब तक हम इस विरोध की स्थिति को दूर नहीं करते, हमारा व्यक्तित्व तो फटा का फटा रह जाएगा। जिन दिनों जीवन अपेक्षाकृत अधिक गतिहीन था, उन दिनों सिद्धांत और आचरण का ये विरोध उतना उग्र नहीं था। मतलब ये जाति-पाति भेदभाव ये सब नहीं था। लेकिन ज्यों-ज्यों हमारे यहाँ राजनैतिक और आर्थिक परिवर्तन की रफ्तार तेजी होती जा रही है, इस विरोध की उग्रता भी बढ़ती जा रही है। आज तो हम आणविक युग के दरवाजे पर खड़े हैं। इस युग की परिस्थितियाँ इतनी प्रबल है कि हमें अपने इस आंतरिक विरोध का समन करना होगा और इस काम में हम कहीं असफल हो गए, तो ये असफलता सारे राष्ट्र की पराजय होगी और हम उन अच्छाइयों को भी खो बैठेंगे, जिन पर आज तक अभिमान करते आए हैं। जैसे बड़ी-बड़ी राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं का मुकाबला करें, वैसे ही हम भारत के इस आध्यात्मिक संकट का भी सामना हमें करना चाहिए। भारत में औद्योगिक क्रांति बड़ी तेजी से आ रही है और हम नाना रूपों में बदलते भी जा रहे हैं। राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों का ये अनिवार्य परिणाम है कि उनसे सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। अन्यथा समन्वय ना तो हमारे व्यक्तिगत जीवन में रह सकता है, ना राष्ट्रीय जीवन में। ऐसा नहीं हो सकता कि राजनीतिक परिवर्तन और औद्योगिक प्रगति तो हो, किंतु हम ये मानकर बैठे रह जाएं कि सामाजिक क्षेत्र में हम कोई परिवर्तन लाने की आवश्यकता हमें है ही नहीं। राजनीतिक और औद्योगिक परिवर्तन के अनुसार समाज को परिवर्तित नहीं करने से हम पर जो बोझ पड़ेगा, उसे हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उसके नीचे हम टूट जाएंगे। ईसा के जन्म के बाद पहली सहस्त्राब्दी और उससे पहले के भारत की जो तस्वीर हमारे सामने आती है, वो उस तस्वीर से भिन्न है जो बाद को मिलती है। उन दिनों के भारतवासी बड़े मस्त, बड़े जीवन, बड़े साहसी और जीवन के प्रति अद्भुत उत्साह रखने वाले होते थे। वो विदेशों में दूर-दूर तक जाते, विश्व संदेशों को लेके जाते, विचारों के क्षेत्र में तो उन्होंने ऊँची से ऊँची चोटियों पर अपने कदम रखे और आकाश को चीर डाला। उन्होंने अत्यंत गौरवमयी भाषा की रचना की और कला के क्षेत्र में उन्होंने अत्यंत उच्च कोटि की कारित्री प्रतिभा। अब देखिए, प्रतिभा 2 प्रकार का होता है, कारित्री एक भावित्री प्रतिभा। ये लोग हम लोग काव्य शास्त्र में पढ़ते हैं। यहाँ पे बताया ना, उनकी कारित्री प्रतिभा का परिचय देते थे। उन दिनों का भारतीय जीवन घेरों में बंद नहीं था, न तत्कालीन समाज में जड़ता या गतिहीनता की कोई बात थी। उस समय एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक समग्र भारतवर्ष में सांस्कृतिक उत्साह की लहरें होती थी। इसी समय दक्षिण भारतवर्ष के लोग दक्षिण पूर्व एशिया की ओर आ गए और वहां उन्होंने अपना उपनिवेश स्थापित किया। दक्षिण से ही बौद्ध मत का संदेश लेकर बोधि धर्म चीन पहुंचा। ये साहसी जीवन की अभिव्यक्ति में उत्तर और दक्षिण दोनों एक थे और परस्पर एक दूसरे का पोषण भी करते। इसके बाद पिछली शताब्दियों का समय आया जब पतन की प्रक्रिया शुरू होती है। भाषा में अकृत्रिमता, स्थापत्य में सजावट की भरमार, इस पतनशील के प्रमाण ये आकर हमारे विचार पुराने विचारों की आवृत्ति बन जाते हैं और कार्यत्री शक्ति दिनों दिन क्षीण होने लगती। शरीर और मन दोनों की साहसिकता से हम भय खाने लगते तथा जाति प्रथा का और भी विकास होता। हम समाज के दरवाजे चारों ओर से बंद हो जाते। पहले की तरह बातें तो हम अब भी ऊंची ऊंची करते हैं, लेकिन हमारा आचरण हमारे विश्वास से अलग होता है। हमारे आचरण की तुलना में हमारे विचार उदार इतने नहीं होते। उन्हें देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। बातें तो हम शांति और अहिंसा की करते हैं, मगर हमारे कुछ और ही काम होते हैं। सिद्धांत तो हम सहिष्णुता का बखानते हैं, लेकिन हमारा ये होता नहीं है। सब लोग वैसे ही सोचे जैसा हम सोचते हैं और जब भी कोई हमसे भिन्न प्रकार से सोचता है, तब हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। घोषणा तो हमारी ये कि स्थित प्रज्ञ बनना अर्थात कर्मों के प्रति अनासक्त रहना हमारा उद्देश्य है, लेकिन काम हमारे बहुत नीचे के धरातल पर चलते हैं और बढ़ती अनुशासनहीनता हमें व्यक्तिगत सामाजिक दोनों ही क्षेत्रों में नीचे ले जाती है। जबकि वही पश्चिम के लोग समुद्र के पार से यहाँ आए, तब भारत के दरवाजे एक खास दिशा की ओर खुल गए। आधुनिक औद्योगिक सभ्यता बिना किसी शोरगुल के धीरे धीरे इस दिशा में प्रविष्ट हो गई। नए भाव और नए विचारों ने हम पर हमला किया और हमारे बुद्धिजीवी अंग्रेज बुद्धिजीवियों की तरह सोचने का अभ्यास करने लगे। ये मानसिक आंदोलन, बाहर की ओर वातायन खोलने का ये भाव अपने ढंग पर अच्छा रहा, क्योंकि इससे हम आधुनिक जगत को थोड़ा बहुत समझने लगे। मगर इससे एक दोष भी निकला।
कि हमारे ये बुद्धिजीवी जनता से विच्छिन्न हो गए, क्योंकि जनता विचारों की इस नई लहर से अप्रभावित थी। परंपरा से भारत में चिंतन की जो पद्धति चली आ रही थी वो टूट गई। फिर भी कुछ लोग उससे उसी ढंग से चिपके रहे, जिसमें ना तो प्रगति थी, न रचना की नई उद्भावना, और न जो पूर्ण रूप से नई परिस्थितियों से संबंध। पाश्चात्य विचारों से भारत का जो विश्वास जगा था, अब वो तो भी हिल रहा है। नतीजा ये कि हमारे पास ना तो पुराने अब आदर्श है, ना नवीन, और हम ये बिना ये जाने बहते जा रहे हैं कि हम किधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। नई पीढ़ी के पास तो ना कोई मानदंड है, ना कोई दूसरी ऐसी चीज जिससे वो अपने चिंतन या कर्म को नियंत्रित कर सके। कुल मिला के यहाँ पे नेहरू जी का कहना है कि ये खतरे की घंटी है। अगर इसका अवरोध और सुधार नहीं किया गया तो भयानक परिणाम हमको देखने को मिलेगा। वैसे भी ये युग कौन सा है, आणविक युग है। और हमारे बुद्धिजीवी अगर इस तरीके से सोच रहे हैं और पाश्चात्य विचारों से भारत का जो विश्वास अभी जगा था, अब तो वो भी हिल रहा है। नतीजा ये कि हमारे पास ना तो ये सारी चीजें तो खतरे की स्थिति है। अगर इसका अवरोध और सुधार नहीं हुआ तो इससे भयानक परिणाम होंगे। हम आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में संक्रांति की अवस्था से गुजर रहे हैं। संभव है उसी स्थिति के अनिवार्य परिणाम हो। आणविक युग में किसी देश को अपना सुधार करने के ज्यादा मौके नहीं दिए जाएंगे, और इस युग का मौका चूकने का मतलब सर्वनाश है। तो इस तरीके से ये संभव के संसार में जो बड़ी बड़ी ताकतें काम कर रही हैं, उन्हें हम पूरी तरह ना समझ सके, लेकिन इतना तो समझ जाए कि भारत क्या है और कैसे इस राष्ट्र ने अपने सामाजिक व्यक्तित्व का विकास किया, उसके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलू कौन है, तो दृढ़ एकता कहाँ छिपी है। भारत में बसने वाली कोई भी जाति ये दावा नहीं कर सकती कि भारत के समस्त मन और विचारों पर उसी का एकाधिकार है। भारत आज जो कुछ है, उसकी रचना में भारतीय जनता के प्रत्येक भाग का योगदान है। यदि हम इस बुनियादी बात को नहीं समझ पाते तो हम भारत को भी समझने में असमर्थ रहेंगे, और यदि भारत को हम नहीं समझ सके तो हमारे भाव, विचार और काम सब के सब अधूरे रह जाएंगे, और हम देश कि ऐसी कोई सेवा नहीं कर पाएंगे जो ठोस और प्रभावपूर्ण हो। मेरा विचार है कि दिनकर की ये पुस्तक इन बातों को समझने में एक हद तक सहायक होगी, इसलिए मैं इसकी सराहना करता हूँ और आशा करता हूँ कि इसे पढ़कर अनेक लोग लाभान्वित होंगे। नेहरू जी ने लिखा था 1955, 30 सितंबर, नई दिल्ली। मतलब ये समर्पण किया गया राजेंद्र जी को, और इसका भूमिका जो है लिखा है नेहरू जी ने। और इसमें अनुक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे इस बार क्वेश्चन आया था एचपीएससी में कि हर एक उसमें आप देखेंगे तो कितने अध्याय थे। जैसे तीसरे संस्करण की भूमिका लेखक का निवेदन होंगे नेहरू, प्रथम अध्याय, तो प्रथम अध्याय में कितने चैप्टर थे ऐसे करके पूछा गया था उसमें। तो यहाँ पे आप देखो जैसे पहला अध्याय है, तो पहले अध्याय में प्रकरण 1, 2, 3, 3 प्रकरण है। हाँ, तो कुछ ऐसा ही विकल्प दिया गया था कि पहले अध्याय में 3 प्रकरण है, दूसरे में 12 है, 14 है, ऐसे करके दिया गया था। अब वो याद रहना चाहिए। जो पहला हमारा अध्याय है ना, वो प्रकरण में बँटा है। तो पहला अध्याय 3 प्रकरण में बँटा है। तीनों प्रकरण का नाम क्या है? पहले तो उन्होंने भारतीय जनता की रचना, क्योंकि भारतीय जनता पे लिख रहे हैं, तो पहला तो भारतीय जनता की रचना ही होगा। दूसरा आर्य और द्रविड़ की समस्या, याद हो हमने बताया था पहले संस्करण में डिटेल में नहीं था, तीसरे संस्करण में आर्य की समस्या, आर्य भारतीय उनकी समस्या को विस्तार से लिया गया। तो पहले भारतीय जनता की रचना को इंट्रोड्यूस करते हैं पहले प्रकरण में, दूसरे में आर्य द्रविड़ समस्या को करते हैं, फिर आर्य और आर्य संस्कृतियों का जो मिलन है उसको। तो मतलब पहले अध्याय में जिसका नाम क्या है, भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव, ये इस चैप्टर का अध्याय का नाम है। भारतीय जनता की रचना, हिंदू संस्कृति का आविर्भाव। 3 प्रकरण, प्रकरण के नाम भारतीय जनता की रचना, आर्य द्रविड़ समस्या, आर्य और आर्यतर संस्कृतियों का मिलन। एक क्वेश्चन फिक्स है यहाँ से आना। अब जो दूसरा अध्याय है उसका नाम है प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह। यानी जब हम कुछ जान गए तो ही पिछले से विद्रोह करेंगे, कुछ सही नहीं होगा उसमें, कुछ नया परिवर्तन लाएंगे। तो जो दूसरा अध्याय है उसमें कितने प्रकरण है? प्रकरण 1 बुद्ध से पहले का हिंदुत्व, फिर प्रकरण 2 जैन धर्म। देखिए बुद्ध से पहले की हिंदुत्व प्रकरण 1, 2 जैन धर्म, फिर बौद्ध धर्म पे प्रकरण 3 है। इसके बाद जो चौथा है वो वैदिक बनाम बौद्ध मत को लेकर है। यानी बौद्ध पे 3 चीज हो गया, बौद्ध पे लेके पहला भी चैप्टर हो गया, बुद्ध से पहले का हिंदुत्व, बौद्ध धर्म, वैदिक बनाम बौद्ध मत। इनके अलावा तो दूसरा आपने देखा, दूसरा यहाँ पे 4 है ना, हाँ, यहाँ पे 5वां चैप्टर प्राचीन भारत और बाहरी विश्व। फिर छठा है बौद्ध साधना पर शाक्त प्रभाव, छठा प्रकरण। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे बौद्ध आंदोलन के सामाजिक प्रसंग करके है 7वां प्रकरण। इसके बाद है बौद्ध साधना पर शाक्त का क्या प्रभाव पड़ा, है ना। इसके बाद यहाँ पे 7वां, यानी कुल मिला के आप देखिए पहले में 3 प्रकरण था, ठीक, दूसरे में 7 प्रकरण है। पहले में 3, दूसरे में 7, और दूसरे में जो मतलब दूसरा जो अध्याय है, उस अध्याय का नाम है प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह। और प्राचीन हिंदुत्व में आप देखिए प्राचीन हिंदुत्व में क्या-क्या ले रहे हैं कि बुद्ध से पहले का हिंदुत्व क्या रहा है, जैन धर्म की क्या बात रही है, बौद्ध धर्म की क्या कंडीशन रही, वैदिक बनाम बौद्ध मत क्या रहा है, और इनके अलावा जो है प्राचीन भारत और बाहरी विश्व, बौद्ध साधना पर शाक्त प्रभाव, और बौद्ध आंदोलनों के सामाजिक प्रश्न
ये इस तरीके से 7 करके था। अब यहाँ पे देखिए जो तीसरा अध्याय है वो अब हिंदू संस्कृति और इस्लाम करके है। तो हिंदू संस्कृति को इस्लाम से वो किया गया है और ये कितने प्रकरण में, पहला 3 हो गया, दूसरा 7 में है। तीसरा प्रकरण देखिए, प्रकरण 1 हिंदू मुस्लिम प्रश्न की भूमिका। चौथा दूसरा प्रकरण इसमें है इस्लाम धर्म। तो इसमें सारा आप मुस्लिम वाला ही देखेंगे, हिंदू मुस्लिम की भूमिका, इस्लाम धर्म, मुस्लिम आक्रमण और हिंदू समाज तीसरा, हिंदू मुस्लिम संबंध को लेके चौथा, इस्लाम का हिंदुत्व पर प्रभाव प्रकरण 5, भक्ति आंदोलन और इस्लाम। देखिए इस्लाम हर जगह पे आ रहा है। और सतवां अमृत और हलाल का संघर्ष, यानी इस्लाम से अगर संघर्ष कुछ हो रहा तो अमृत और हलाल का संघर्ष प्रकरण 7। इनके अलावा जो है सिख धर्म, तो यहाँ पे ये आप कंफ्यूज हो सकते हो कि सिख धर्म इसमें कहाँ आ गया। आपको लगेगा ना कि दूसरे अध्याय में आना चाहिए जहाँ पे हिंदुइज्म मतलब कि जैन धर्म है, बौद्ध मत है, वो सब। लेकिन सिख धर्म आप देखिए कि इस्लाम, हिंदू संस्कृति वर्सेस इस्लाम वाले में जो प्रकरण आपका 8 है वो सिख धर्म करके है। इसके बाद अलग चैप्टर देखिए, यहाँ पे भी इस्लाम आया तो पहचान जाएंगे। एक यहाँ पे देखिए जो आपका 8वां प्रकरण है और 10वां साहित्य और भाषा पर प्रभाव, ये भी अलग है। तो तीसरे अध्याय में कंफ्यूज नहीं होना, एक सिख धर्म का है, साहित्य और भाषा पर प्रभाव करके है। बाकी देखिए उर्दू का जन्म करके 11वें प्रकरण में, और सामाजिक संस्कृति के कुछ और रूप, ये भी थोड़ा अलग है। बाकी हिंदू वर्सेस इस्लाम का ही पूरा है। और पहला जैसे 3 प्रकरण में है, दूसरा 7 में है, तीसरा क्या है 12 प्रकरण में है। और जो चौथा अध्याय है वो भारतीय संस्कृति यूरोप के साथ कैसे है, तो भारत में यूरोप का आगमन कैसे हुआ, है ना। और प्रकरण 1 उनका आगमन कैसे हुआ, फिर अगर वो आए तो फिर शिक्षा में क्रांति कैसे आया, प्रकरण 2। इसके बाद ईसाई धर्म और भारतीय जनता करके है। तीसरा प्रकरण हिंदू नवोत्थान, ब्रह्म समाज, और इनके अलावा महाराष्ट्र में नवोत्थान, तो यहाँ पे सुधार आंदोलन की बात है। फिर आर्य समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, महाराष्ट्र में नवोत्थान, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ब्रह्म विद्या समाज का जिक्र है इसमें। इनके अलावा जो है धर्म के जीते जागते स्वरूप परमहंस रामकृष्ण का, कर्मठ वेदांत स्वामी विवेकानंद का जिक्र है 10वें प्रकरण में। प्रवृत्ति का उत्थान लोकमान्य तिलक, बरामर स्वर्ग का भूमिकरण महायोगी अरविंद को लेके है। फिर इसके बाद जो है इन्होंने महात्मा गांधी के बारे में है। तो 13वां तो गांधी जी का है, महायोगी अरविंद का 12वां चैप्टर है, लोकमान्य तिलक का है। और इसके बाद 14 नंबर का क्या है, 14 नंबर का है विश्व दर्शन के प्रवर्तक श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके बाद मुस्लिम नवोत्थान। अब देखिए मुस्लिम नवोत्थान यहाँ पे प्रकरण 15 करके ये भी कंफ्यूज कर सकता है, हमको लगेगा वो तीसरे में ही है, लेकिन यहाँ पे 15वां मुस्लिम नवोत्थान करके है। और एक सर मोहम्मद इकबाल करके है ना। और इसके बाद जो है भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान, कुल मिला के 17 प्रकरण है इसमें। फिर इसके बाद उपसंहार, यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं, सीधे यहीं से दे दिया था क्वेश्चन, गलत हो रहा था। मतलब हर एक में कितने प्रकरण है, पहले में 3 है, फिर 7 है, फिर 12 है, फिर 17 है ना। फिर चैप्टर के नाम हो गए, फिर चैप्टर के नाम में भी अभी हम लोग अंदर नहीं गए हैं, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा टफ। लेकिन आपको पता है इस पूरे किताब को नहीं भी पढ़ोगे आप, लेकिन अगर आपको इसका थोड़ा भी दिमाग में तो कम से, हाँ हो जाएगा काम। ये आप सोचो कि हमने, लेकिन ये श्योर है कि यहाँ से क्वेश्चन आना है, मतलब ये कंफर्म होता है। हाँ। और और ऐसे आप ना, अब जैसे आपके दिमाग में आ गया, अच्छा लास्ट वाले में गांधी जी का इकबाल का जिक्र, कुछ तो गेस हो गया कि चौथे में कुछ है। इसीलिए तो इसको मतलब मुझे लगता है कि इसको तो एकदम आपको एकदम बढ़िया से ध्यान रखना चाहिए कि हर एक अध्याय में क्या है, किसका जिक्र किया गया है ना, ये चीजें हैं। अब इसके अंदर भी देखिए है। ठीक है, ठीक है, चलिए यहीं पे एंड करते हैं, बाकी नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे, ठीक है।